हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एसफनी मेरा क्लासेस के अंदर। और आज जो हमारा देखो टॉपिक रहेगा वो मोड यानी बहुलक पर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले मीन और मीडियन पर हम बात कर चुके हैं। पर जब मीडियन हम लोगों ने ख़त्म किया था तो एक जगह क्वेश्चन था लास्ट के भैया वो डेटा हमें न्यूमेरिकली वेरीफाई करना है। और वहाँ मैं देख रहा था कि भी किस फॉर्मूले से उसने वेरीफाई किया है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही था जहाँ पर हम लोग एक बार उलझ गए थे। जैसे कि उस टाइम मैं क्वेश्चन में पूछा था भी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो अबाउट 20 हैं फॉर एग्जांपल, और लेस देन 45 है। तो उसका बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन मैथमेटिकली अपन को देखना था क्या कि देखो 10 से 20 तक 20 स्टूडेंट है तो अबाउट 20 लेना है हमें। तो 20 से 30 अबाउ 20 होगा तो 30 आ गया। 30 से 40 अबाउ 20 होगा तो 50 आ गया। और 40 से 50 में 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो हमें 45 से कम वाले लेने थे। तो 40 से 50 में 40 हैं तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे 45 तक 20 और 45 से 50 तक 20 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मान के हम उसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने कितना ले लिया 20, तो 30 और 50 80, 80 प्लस 20 कितना हो जाएगा 100। तो इस तरीके से हमें एक सिंपल वेरिफिकेशन करना था और मुझे लग रहा था कि शायद इन्होंने कोई फॉर्मूला जो है वो यूज़ किया है, प्रो मैथमेटिकल वेरिफिकेशन के थ्रू अपन इसको कर सकते थे। ठीक है, तो खैर आज हम लोगों को जो टॉपिक डिस्कस करना है, ध्यान रखना मोड मोड की अगर अपन बात करें तो मोड भी ध्यान रखना एक पोजिशनल एवरेज ही है। और मोड की अगर हम बात करें तो ये भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि कई जगह पर कुछ क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऐसे है, ध्यान रखना, जहाँ पर अर्थमेटिक मीन इतना यूजफुल नहीं हो पाता है, जहाँ पर मोड जो है वो ज़्यादा यूजफुल रहता है। तो सबसे पहले देखो मीनिंग ऑफ मोड की अगर हम बात करें तो मोड किसी भी सीरीज़ की वो वैल्यू होती है जो सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है। अगर कोई वैल्यू किसी सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बार आ रही है तो अपन कह सकते हैं वो वैल्यू सीरीज़ को सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए हम उसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू को रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है वो मान लेते हैं। जैसे मोड इज ऑफन सेड टू दैट वैल्यू इन ए सीरीज विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली और विच हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी। तो देखो मोड की अगर अपन बात करें तो मोड ध्यान रखना किसी भी सीरीज का ध्यान रखना वो वैल्यू है जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली, देखो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं, सबसे ज़्यादा बार आता है, या जिसकी फ्रिक्वेंसी ध्यान रखना वो सबसे ज़्यादा हो। बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू फॉर एवरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हाँ हम पढ़ेंगे कि हर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ज़रूरी नहीं है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला मोड ही निकल कर आए। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है वो अ, अपन एनालिसिस टेबल है, ध्यान रखना ग्रुपिंग टेबल है, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। और रीज़न ये है कि हम ये देखते हैं कि मॉडल वैल्यू या मोड वैल्यू वो होती है जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आता हो, ध्यान रखना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में आता हो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस हो, मतलब सेंट्रल वैल्यू के आने के वो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्यान रखना कि अगर किसी वैल्यू का मान लो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट नहीं है फिर भी वो मॉडल फ्रीक्वेंसी या मॉडल वैल्यू निकल कर आ सकती है, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो लिखा है देखो, जरूरी नहीं है कि नॉट एग्जैक्टली ट्रू कि एवरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रादर इट इज दैट वैल्यू अराउंड विच द आइटम टेंड टू कॉन्सेंट्रेट मोस्ट हैवीली। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, मान लो 8 स्टूडेंट है और उसके 8 स्टूडेंट है, जैसे उनके मार्क्स मान लो 15 है, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि सबसे हाईएस्ट हो गया। अब 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15, अब मान लो जो जिनके मार्क्स 14 है, मान लो वहाँ पर 7 स्टूडेंट हैं, लेकिन उसके पास जो 6 स्टूडेंट है ना उनके भी मार्क्स लगभग जो है वो 7 स्टूडेंट है। तो अब डेंसिटी जो है ध्यान रखना वो बीच की तरफ जो 8 और 6 के बीच में जो ध्यान रखना 7 स्टूडेंट्स है, ध्यान रखना वो ज़्यादा डेंस एरिया में आ रहा है कि उसके राइट में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा, उसके लेफ्ट में भी नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है। तो उस केस में उसका मॉडल वैल्यू आने के चांसेस वो बढ़ जाते हैं। वो जब अपन प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल तब आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोस्ट टिपिकल, अपन कह सकते हो जो सबसे ज़्यादा टिपिकल यानी कॉमन, सबसे ज़्यादा फैशनेबल वैल्यू जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रही हो, सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको अपन मोड बोलते हैं। इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ द ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। देखो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, जिसकी डेंसिटी जो है, फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी जो है, ध्यान रखना वो हाईएस्ट हो। और फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करें, मैं उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इमीडिएट नेबरहुड्स में देखते हैं, मतलब आस पास का चेक करेंगे, देखेंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ, उस हिसाब से हम मोड की कैलकुलेशन करेंगे। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय m0, तो अपन इसको m0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना मोड को। एंड इट मे बी नोटेड दैट ए डिस्ट्रीब्यूशन में हैव वन मोड और टू मोड्स और सेवरल मोड्स हो सकते हैं। तो मोड है, ध्यान रखना, तो आपको वो यूजुअली हम लोग जैसे मोड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना जेड से जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं।
मीडियन को MD से करते हैं, वो MO है तो वो मोड को शॉर्ट फॉर्म में अपन जैसे MO से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर यूजुअली जो है जेड जो है वो नोटिफिकेशन के तौर पर मोड के लिए यूज़ किया जाता है। अब है क्या, मैंने बोला देखो यूनी मॉडल हो सकता है, बाई मॉडल हो सकता है, मल्टी मॉडल हो सकता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर डिस्ट्रीब्यूशन यूनी मॉडल है, ध्यान रखना, तो उसमें केवल एक ही मोड होगा। अब इसका मतलब क्या है, अभी अपन एग्जाम्पल में देखेंगे। बाई मॉडल कौन सा होगा, ध्यान रखना, जहां पर दो मॉडल वैल्यू, और मल्टी मॉडल वैल्यू कौन सा होगा, ध्यान रखना एग्जाम्पल, जिसके अंदर दो से ज़्यादा मोड होते हैं, ध्यान रखना वो मल्टी मॉडल की कैटेगरी में जाता है। तो खैर मैं आपको इस तरीके से भी समझा सकता हूँ। जैसे मान लो एक्स है, ठीक है, 10, 20, 30, 40 और 50। अब मान लो ये फ्रीक्वेंसी है 1, 5, 3, 2, 1। तो अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी केवल 20 की है, देखो 20 जो है वो 5 टाइम आ रहा है, तो एक सिंगल मोड निकल कर आ गया कि सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है भैया, 20 इसका मोड हो गया। अब बाई मॉडल में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स है 10, 20, 30, 40 और 50, और मान लो अगर अपन इसकी फ्रीक्वेंसी लें तो निकल कर आ रहा है 1, 2, 1, 2, 1। अब इस केस में 20 और 40 देखो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी अगर एक दो नंबर ऐसे हैं जो सेम नंबर्स में रिपीट हो रहे हैं तो उस सीरीज में फिर मोड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ध्यान रखना वो। हालांकि बाय मॉडल से भी निकलने के कई तरीके होते हैं फाइनल मोड तक पहुंचने के लिए। फिर मल्टी मॉडल आप समझ सकते हो, जब तीन ऐसी वैल्यू हो जिनकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो, या तीन वैल्यू ऐसी हो जो बराबर क्वांटिटी में रिपीट हो रही हो। जैसे मान लो कोई वैल्यू है 20, वो 6 टाइम आ रहा है, 30 है मान लो वो भी 6 टाइम आ रहा है, 50 है वो भी 6 टाइम आ रहा है, तीनों 6 टाइम आ रहे हैं अगर फॉर एग्जाम्पल, तो दो से ज़्यादा मोड हो जाएंगे मतलब उस सीरीज़ के, तो उसको अपन मल्टी मॉडल बोलते हैं। हालांकि फाइनल सॉल्यूशन तक पहुंचने के मैंने बोला कई तरीके हैं, वो जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा। मोड में भी कैलकुलेट अनग्रुप, देखो आप इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, किसी भी सीरीज के लिए आप मोड की कैलकुलेशन कर सकते हो। वन बाय वन देखेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन मोड देख रहे हैं किसके लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो क्या इंडिविजुअल सीरीज में तो केवल अपन को काउंट करना है, मतलब इतना अपन को खैर तरीका देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा कर अपन देखें। जैसे इंडिविजुअल सीरीज है, एक्स दे रखा है मेरे को, ठीक है, और वो सीरियल नंबर दे रखे हैं, तो मैं देख रहा हूँ इसमें 20 जो है 1 टाइम दिख रहा है मुझको, ठीक है, 30 है वो मुझे 3 टाइम दिख रहा है, 30, 30 और 30, 25 मुझे 2 टाइम्स दिख रहा है, 32 2 टाइम्स दिख रहा है, 31 2 टाइम्स दिख रहा है। यानी सबसे ज़्यादा वैल्यू सीरीज में कौन सी रिपीट हो रही है, देखो 30 जो है सीरीज में सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, 3 टाइम्स आ रहा है। आप सीधा से ऐसा भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल सीरीज को आप डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्स लिख लो सबसे पहले, कितना है 20, 25, 30, 31, 32, फिर लिख लो कितने कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। जैसे 20 है 1 टाइम तो 1 आ जाएगा एफ, उसके बाद में 30 है कितनी बार आ रहा है 3 टाइम्स तो F3 हो जाएगा, 31 कितने बार आ रहा है 2, 32 कितने बार आ रहा है 2, 25 कितने बार आ रहा है 2। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको किसकी दिखाई दे रही है भैया, कि 30 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा मोड हो जाएगा, ध्यान रखना। तो मोड वो वैल्यू होती है, ध्यान रखना, या बहुलक जिसको अपन बोलते हैं, कई जगह पर प्योर हिंदी में भूइष्ठक भी लिखा हुआ आता है, जो सबसे ज़्यादा सीरीज में रिपीट होता है, ध्यान रखना, उसको अपन मोड बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो इसको नंबर ऑफ आइटम्स रिपीट कर लिया, 30 है, देखो 3 टाइम्स में आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है, ध्यान रखना, वो मोड जो है 30 हो जाएगा। देखो 30 मोर कह सकते हैं, मैक्सिमम नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट अपन इलस्ट्रेशन लेते हैं। नेक्स्ट ठीक है, वो हमें सीरियल नंबर दे रखा है, वो हमें मार्क्स दे रखे हैं, तो आप जो सॉल्यूशन है उसके अंदर वापस वो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, देख लो जो नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है 25 है, जैसे कि वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है यहाँ पर, सिंस 20 and 25 हैव द सेम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ऑफ कोर्स देखो 20 भी 3 टाइम्स आ रहा है, 25 भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो 2 मोड्स हो गए, तो थोड़ा इल डिफाइन हो गया है केस। देखो इल डिफाइन हो गया, मतलब डिफाइन कैसे करें कि ये होगा या ये होगा। हालांकि इल डिफाइन होता है तो हम लोग आगे चलकर ग्रुपिंग टेबल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और ग्रुपिंग टेबल के थ्रू इन दोनों में से ज़्यादा एक्यूरेट क्या हो सकता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, ग्रुपिंग टेबल जब बनेगी तो बहुत बड़ी, तो मैं ग्रुपिंग टेबल ऑब्जेक्टिव पैटर्न में बनाने के लिए आपको राय नहीं दूंगा। मैं सीधा एक सिंपल शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा कि आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना सीख लीजिए। क्या निकालना सीख लीजिए, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड, ठीक है, यानी आवर्ती घनत्व विधि, हिंदी में अगर अपन लिखना चाहें तो आवर्ती घनत्व विधि। तो हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आवर्ती घनत्व विधि उपयोग में लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, हम ऐड करेंगे किसको, F0 प्लस F1
प्लस F2। F1 ध्यान रखना कौन सा होता है, F1 होता है मॉडल फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान रखना क्या होता है, मॉडल फ्रीक्वेंसी होता है। अब यहाँ पर हमें मॉडल फ्रीक्वेंसी दो दिख रही है, कौन सी, ये भी हाईएस्ट बार आ रहा है तो मॉडल फ्रीक्वेंसी है, ये भी हाईएस्ट बार रिपीट हो रहा है तो ये भी मॉडल फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले मान लो मैं इसको मॉडल फ्रीक्वेंसी अगर F1 मानता हूँ तो इसके ऊपर वाला क्या होगा, ध्यान रखना F0, इसके नीचे वाला क्या होगा F2। तो मैं इन तीनों को ऐड कर लूंगा F0, F1, F2 को, इससे मैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल सकता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे निकलेगा, F0 प्लस F1 प्लस F2। तो F0 कितना है 3, F1 कितना है 3, F2 कितना है 2, तो कुल मिलाकर कितना आ गया 8 आ रहा है यहाँ पर। तो 25 पर डेंसिटी कितनी आ रही है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ रही है 8 आ रही है। अब इसकी बात करते हैं कि ये भी हाईएस्ट नंबर पर आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है ये भी, तो अब मैं इसको मॉडल फ्रीक्वेंसी F1 मानता हूँ। अब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो जो हमारा F0 है ध्यान रखना F1 से ऊपर वो 0 हो जाएगा। इसके बाद वाला है जो ध्यान रखना वो हमारा F2 है, तो F1 है 3, नीचे F2 कितना है 3, तो 3 और 3 6, और ऊपर कुछ है नहीं तो 0। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हमारे लिए बन रही है 6, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में ये आ रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा मोड हो जाएगा ध्यान रखना 25। तो ऐसे शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि अगर कभी भी, मेरा कहना है कि दो वैल्यू ध्यान रखना काफ़ी क्लोज हो फ्रीक्वेंसी वाइज या सेम फ्रीक्वेंसी ही आ रही हो, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड यूज़ करके ये पता लगा सकते हो कि कौन सा मॉडल फ्रीक्वेंसी होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है, फटाफट मुझे रिप्लाई करके बताइए। तो ये ट्रिक एक रामबाण टाइप है, ध्यान रखना, क्योंकि ग्रुपिंग टेबल है सरदर्दी। अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है, जैसे आप मान लो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का या बड़ा एग्जाम दे रहे हो जहाँ मेन एग्जाम सब्जेक्टिव है, तो आपको ग्रुपिंग बनाना ही पड़ेगा। वो टेबल बनेगी, ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल बनेगी जिस पर हम बात करेंगे, पर ऑब्जेक्टिव में थोड़ी बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल बनाएंगे तो हमारा बहुत टाइम खा जाएगा, ध्यान रखना। तो वहाँ के लिए आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही है, मैसेज करके बताइए आप। कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब अभी हम डिस्क्रीट ही तो कर रहे थे, वैसे हमने किया क्या, हमने इंडिविजुअल सीरीज जो थी उसकी एक्स वैल्यू लिया। अब एक्स कितनी बार रिपीट हो रहा है ध्यान रखना, उसको फ्रीक्वेंसी में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो वैसे हम इंडिविजुअल को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके, क्योंकि ध्यान रखना इंडिविजुअल सीरीज यानी व्यक्तिगत श्रेणी से भी मोड निकालने के दो तरीके हैं, ध्यान रखना। एक तो क्या होता है बाय ऑब्जर्वेशन, ध्यान रखना, जैसे हमने जो इंडिविजुअल सीरीज देखा ना अभी, व्यक्तिगत श्रेणी जो हमने देखा। अब मान लो मेरे पास कोई वैल्यू है, जैसे x है 10, 20, 10, 30, 10, 40 ये वैल्यू है। तो एक तो क्या ऑब्जर्वेशन मुझे देख के पता चल रहा है ना कि 10 3 टाइम आ रहा है, तो पहला तो मेथड मैंने कौन सा यूज किया, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या हुआ, केवल अवलोकन विधि, यानी केवल मुझको देखने से ही पता चल गया कि भैया मोड क्या है, 10 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। सेकंड, दूसरा तरीका क्या होता है, बाय डिस्क्रीट सीरीज मेथड। क्या आप इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लो, तो मैं इसी को अगर डिस्क्रीट में कन्वर्ट करता हूं तो वैल्यू 10 20 30 40 है, तो x तो कितना है 10 20 30 और 40। फ्रीक्वेंसी x कितनी बार 10 कितनी बार 3 टाइम्स, 20 1 टाइम, 30 1 टाइम, 40 1 टाइम। तो ध्यान रखना जो हमारा x सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है ना 3 टाइम, वो हमारा मोड हो जाएगा। तो या तो आप डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके कर लीजिए या बाय ऑब्जर्वेशन कर लीजिए। तो जब मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज जैसे ही आता है लिखा हुआ, तो मेरे को कुछ खास बात नज़र नहीं आती, क्योंकि इंडिविजुअल को हम डिस्क्रीट सीरीज में करके करते हैं सॉल्व। लेकिन जहाँ पेपर सब्जेक्टिव होगा, देखो ध्यान रखना ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी, लेकिन हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड यूज़ करेंगे, वहीं से करेक्ट ऑब्जर्वेशन देखने को आपको मिल जाएंगे। शॉर्टकट हमें यूज़ करना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। और मैं क्यों ग्रुपिंग टेबल यूज़ करने से मना कर रहा हूँ, वो भी बनेगी तो आप खुद हाथ जोड़ोगे कि नहीं सर ये तो हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न में नहीं बनानी है, ध्यान रखना। तो व्यूअर्स जो भी हैं ध्यान रखना, कोई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग आप विश कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है अपने ऐप पे सब कुछ मैसेजेस करना, कोई मैसेजेस की लिमिट नहीं है। आप एटलीस्ट गुड इवनिंग नहीं तो ये तो लिख ही सकते हैं कि क्या आपको ये अब तक बात समझ में आ गई है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, या मैं सेल्फ अंडरस्टूड कर लूँ अकॉर्डिंग टू द लॉ के भैया आपकी खामोशी मतलब हामी है। खैर चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिकल स्टेप्स, जैसे स्टेप्स तो क्या अभी आपको समझ में आ जाएंगे खैर किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है। कि जैसे ये मान लो x दे रखा है हम लोगों को और ये जैसे फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अब इसमें वही बात है, मैं ऑब्जर्व करूँ तो 50
35 मार्क्स 50 टाइम आ रहा है, जो साफ सुथरा दिख रहा है कि भैया हाईएस्ट जो ध्यान रखना वैल्यू है। गुड इवनिंग, चलो फाइनली एक मैसेज तो आया गुड इवनिंग का, ठीक है। अब ये बताएं यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो ये जो 50 है ध्यान रखना, ये हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, सीधा हमारा मोड जो है वो 35 चला जाएगा। लेकिन पता है इवन ये ऐसे क्वेश्चन अगर मान लो एचपीएससी हरियाणा या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर में मेन के एग्जाम में 5 नंबर में आ जाए, तो 5 नंबर में आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है भैया तो आपने सीधा मोड लिख दिया। वहाँ पर फिर आपको ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल है ध्यान रखना वो बनानी पड़ेगी। पर यहाँ हमारे लिए ऑब्जेक्टिव में ईजी है कि ठीक है देखो 50 सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, 35 जो हमारा मोड आ जाएगा। ग्रुपिंग टेबल एंड एनालिसिस टेबल देखो अब आ चुका है। ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल पर हम बात करेंगे। ये कॉलम वगैरह कैसे बनते हैं, उनके सारे मेथड्स दे रखे हैं हिंदी इंग्लिश में, आप पढ़ सकते हैं, पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब मैं आपको समझा दूंगा तो वैसे ही समझ जाएंगे। पर ठीक है, कोई बच्चा नोट्स लेता है, कई बार क्लासेस नहीं लेता है, तो वो नोट्स में भी सारे स्टेप बाय स्टेप पढ़ के भी चीज़ों को इजीली समझ सकता है, ध्यान रखना। अब इलस्ट्रेशन की हम बात करते हैं, ध्यान रखना। इसमें जैसे हम लोगों को मोड कैलकुलेट करना है, ये हमें मार्क्स दे रखे हैं और ये हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी में क्या हो रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है कि 15 जो है ना ध्यान रखना, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है 24। तो आपको लग रहा होगा कि यार 24 फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 15 नंबर जो है वो 24 बार रिपीट हो रहा है, तो ये मोड हो जाएगा आपके हिसाब से, पर आंसर गलत जा सकता है। देखो 22 को ऑब्जर्व करो, इसके बाजू में है 24, इसके बाजू में है 20, तो ये बहुत डेंस या बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में है, तो पता है 14 के मोड जाने के चांसेस ज़्यादा है। अभी अपन ग्रुपिंग करेंगे तो आप वो प्रूव कर देगा खैर इस चीज़ को, लेकिन मैं तो आपको क्या कहूँगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड यूज़ करो अपना शॉर्टकट। आप सबसे पहले इसको मान लो मॉडल फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2, तो 24 और 630 और 22 52 आ रहा है डेंसिटी। अब इधर आता है 22 और 24, भाई अब मैं इसको मानूंगा F1, अब ये हो गया F0 और ये हो गया F2, तो ये कितना हो गया 46 और 20 66, तो यहाँ पर मेरा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखो कितना आ रहा है 66 आ रहा है, जबकि यहाँ 52 आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना मोड जो है ना वो आपका 14 चला जाएगा, और मैं अगर यहाँ पर आकर करता हूँ तो 20 + 22 यानी 42 और +10 52 होता है, तो यहाँ पर भी डेंसिटी बराबर आ रही है, पर यहाँ सबसे ज़्यादा 66, तो देखना बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो हमारा मार्क्स 14 है ना ये मोड निकल कर आएगा। अब मैं बहुत बड़ी टेबल बना के भी निकालूंगा तो भी आना है, और शॉर्टकट मेथड्स अगर अपन करते हैं ध्यान रखना, जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड है, जो आवर्ती घनत्व का अपन शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे पास एक और व्यूअर हैं लेकिन वो शायद मैसेज करना पसंद नहीं कर रहे हैं। भाई कोई आप बता सकते हो, भाई मैसेज कर सकते हो कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, मुझे प्लीज़ बताइए। इतना तो मैसेज कर दीजिए यस नो, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। हाँ कौशल्या जी, कोई डाउट है? क्लियर है ना? हाँ बस क्लियर है। एक्चुअली क्या एक व्यूअर और है मुझको दिखाई दे रहा है क्लास लेते हुए, हाँ प्रियंका जी जैसे वो, अब यस सर उनका मैसेज मुझे दिखाई दिया, तो हो सकता है मुझको रिप्लाई लेट मिल रहा हो, लेकिन एटलीस्ट अब रिप्लाई मिल रहा है, तो ठीक है यहाँ तक क्लियर है, बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। चलो अब ये सॉल्यूशन दे रखा है देखो इन्होंने, खैर इस पर हम बात नहीं करेंगे, हम सीधा ग्रुपिंग पे चलेंगे। तो कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के अंदर ध्यान रखना पेपर सब्जेक्टिव है, या 11th के जो स्टूडेंट है भैया उनके ये मेथड है, तो वहाँ पर भी ध्यान रखना पेपर सब्जेक्टिव है, तो उनको क्या करना पड़ेगा। मार्क्स में क्वेश्चन आया देखो, एक नंबर पे आता तो ग्रुपिंग लगानी नहीं है, मैं तो कहता हूँ एक नंबर के लिए ग्रुपिंग, इसके एनालिसिस टेबल और बनेगी, इतनी माथाफोड़ी कौन करेगा। लेकिन वहाँ पर भी क्या, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का या सब्जेक्टिव पेपर है और वो 3-4 नंबर का क्वेश्चन देता है, तो आप डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट देखकर लिख मतलब आंसर लिख नहीं सकते, मार्क्स नहीं देगा। इवनली हम कहते हैं अगर डिस्क्रीट का क्वेश्चन आ रहा है मोड के लिए, तो आपको ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ेगी जो आपकी आंखों के सामने बनती कैसा भी देखना है। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, इसके अंदर कुल मिला के 6 कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम देखो, 6 कॉलम, 1 2 3 4 5 6 कॉलम, और ये हमारे मार्क्स हैं 5 10 11 12, देखो ये हमारे क्या है मार्क्स। इस क्वेश्चन के अगर अपन देखें तो ये मार्क्स हो गए, ध्यान रखना। और जो कॉलम 1 है उसमें मैं ये फ्रीक्वेंसी ले लूँगा, तो पहले मार्क्स ले लूँगा, और कॉलम 1 जो कॉलम नंबर 1 है उसमें मैं ये फ्रीक्वेंसी ले लूँगा, देखो तो मैंने मार्क्स ले लिए, और ये कॉलम नंबर जो 1 है उसमें मैंने इनकी फ्रीक्वेंसी ले ली है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मोड टेक्निकली कहना ये सही नहीं है कि वो वैल्यू मोड होती है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो।
मोड एक्चुअली वो वैल्यू होता है, ध्यान रखना, जहाँ फ्रीक्वेंसी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हो, टेक्निकली मोड वो होता है। अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि इन सब वैल्यू में से कौन सी वैल्यू है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में बार बार आ रही है, ये हमें देखना पड़ेगा। जैसे देखो कॉलम नंबर 1 है ना, उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 24 है, 24, तो 24 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, 15 की। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में बाजी किसने मार ली भैया, 15 ने, कि 15 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेकर बैठा है, तो कॉलम फर्स्ट के हिसाब से तो 15 ही मोड जाना चाहिए, लेकिन कॉलम 6 है अभी, ध्यान रखना। कॉलम सेकंड कैसे बनता है, ध्यान रखना, 1 + 2 से। कैसे बनेगा, 1 + 2, तो ये 1 + 2, 4 + 6 10, फिर वो पेयर बनाते जाओ, 5 + 10 15, 20 + 22 42, 24 6 30, 2 + 1 3। अगर मान लो इसके नीचे एक वैल्यू और होता, मान लो 22, और उसकी फ्रीक्वेंसी एक होती है, उसका पेयर नहीं बनेगा ना, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। ये 1 + 2 है तो पेयर बनना जरूरी है, अगर नीचे कोई एक सिंगल वैल्यू है तो हम उसको छोड़ देंगे क्योंकि उसका पेयर नहीं बनेगा। कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 में आपको देखो फर्स्ट वैल्यू छोड़ देनी है। यहाँ पर कॉलम नंबर 3 का जो फॉर्मूला रहता है, ध्यान रखना, वो रहता है 2 + 3, 2 + 3, यानी पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ दो, 2 + 3, 6 + 5 11, 10 + 20 30, 22 + 24 46, 6 + 2 8। अब 1 का पेयर नहीं बन रहा तो हमने छोड़ दिया, तो पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देना है, फिर दो दो के पेयर बनेंगे, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया 2 + 3। क्लियर। नेक्स्ट कॉलम नंबर जो 4 है, देखो इसका फॉर्मूला होता है 1 + 2 + 3, यानी हमें पहली तीन फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। देखो लिखा है ना, 4 6 + 5 15, फिर वो तीन तीन के पेयर बनाते चले जाओ, 10 20 22 52, फिर 24 6 और 2 32, तो ऐसे हमने तीन तीन के पेयर ले लिया। अब इसका तो तीन का पेयर ही नहीं बन रहा है, एक ही है, तो उस वैल्यू को हम छोड़ देंगे। कॉलम नंबर 5 में आएंगे तो ध्यान रखना, अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 + 3 + 4, यानी फर्स्ट को छोड़ देना, जैसे यहाँ छोड़ा था ना पहले फर्स्ट को, वैसे फर्स्ट को छोड़ देंगे। तो अब हम ऐड किसको करेंगे, 2 3 4, तो 6 और 5 11 + 10 21, फिर वो तीन तीन के पेयर कंटिन्यूस बनाते चले जाओ, फिर 20 + 22 + 24 66, फिर तीन का पेयर बना 6 + 2 + 1 9, ये आ गया। इसके बाद फिर 2 को छोड़ देना, फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 + 4 + 5, तो मैंने पहले 2 को छोड़ दिया है, 3 + 4 + 5, तो थर्ड नंबर पे देखो 5 10 और 20 35 आ गया, फिर वो तीन तीन के पेयर बनाते जाओ, 22 24 46 और 6 52 52, उसके बाद तीन का पेयर नहीं बन रहा, छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो टेबल कंप्लीट की है, पहले तो आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए कि ग्रुपिंग टेबल मैंने बनाई कैसे है, क्या ये बात समझ में आ गई क्या? एक बार यस सर ये लिख के आप लोग भेज दीजिए कि हाँ यहाँ तक बात हमें समझ में आ चुकी है कि सर आपने ये टेबल बनाई कैसे है। 1 + 2 का मतलब 2 + 3, 1 + 2 + 3, 2 + 3 + 4, 3 + 4 पर 5, और जो टेबल मैंने फॉर्म की है, क्या यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है? एक बार ही रिप्लाई कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट काम मेरा क्या होगा, मुझको मैंने बोला मोड वो होगा जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में या मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में जो रिपीट होगा, तो मुझको हर कॉलम में देखना होगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है का। जैसे फर्स्ट कॉलम में 24 है, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 42 है, यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 52 है, यहाँ पर 66 है, यहाँ पर 52 है, तो मैंने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है। अब मुझको ये देखना है कि इन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में कौन सा फिगर आ रहा है। इसके लिए हम लोग एनालिसिस टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एनालिसिस टेबल। एक टेबल और बनेगी, नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे चॉइस किसकी फ्रीक्वेंसी 15, तो पहले कॉलम में 15 ने बाजी मारी, दूसरे कॉलम में 42 है, 42 किन से मिलकर बना है? 22 और 20, जो किसकी फ्रीक्वेंसी है? 13 और 14, यानी सेकंड कॉलम के हिसाब से 13 या 14 मोड होना चाहिए, इन्होंने बाजी मारी। फिर हम कॉलम नंबर 3 में आए, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 46, 46 जो है वो किसको ऐड करके बना है? 24 और 22, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 14 और 15 की, यानी थर्ड कॉलम में बाजी किसने मारी? 14 और 15, कि ये दो वैल्यू जो है वो मोड हो सकती है। फिर आया 52, तीन का सम है, किनका? 10 20 22 12 13 और 14 रिपीट हो रहा है, यानी इस कॉलम के हिसाब से ये तीन जो है वैल्यू ध्यान रखना ये मोड हो सकती है। तो ऐसा करने के लिए हमने एक एनालिसिस टेबल बना ली कि कॉलम नंबर जो 1 है भैया उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में 15 आ रहा था, कॉलम नंबर जो सेकंड है उसमें 13 और 14 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ रहा था, कॉलम नंबर जो 3 है उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में 14 और
15 आ रहा था। कॉलम नंबर जो 4 है उसमें 12, 13 और 14 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ रहा था। तो सारे कॉलम को आइडेंटिफाई कर लिया हमने ऐसे। अब हम लोगों ने देख लिया कि सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है, तो मैंने देखा 12 केवल एक बार ही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में आया, तो 1 टाइम, 13 3 टाइम, 14 5 टाइम, 15 4 टाइम और 16 2 टाइम। तो देखो 14 सबसे ज़्यादा 5 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 14 हमारा मॉडल वैल्यू हो जाएगा, मोड हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों को ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनानी पड़ती है। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आप समझ सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आपके लिए टेबल फॉर्मुलेट करना, इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया कि आप लोग तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड यूज़ कर लेना, पर ग्रुपिंग मैंने कहा जहाँ सब्जेक्टिव पैटर्न है आपके काम आएगी। एनालिसिस टेबल कैसे बनाई है, कैसे मोड कैलकुलेट किया, यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को? ये यहाँ पर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फटाफट मैसेज कीजिए आप लोग, यहाँ तक मैसेज कीजिए ताकि मैसेज फटाफट ऊपर आए। हो सकता है आपने मैसेज किया हो के बाद लेट डिलीवर भी होता है एप्लीकेशन में, ये भी एक रहता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कौशल्या जी आप यस सर लिखिए, मतलब आप नहीं सर लिखते तो मुझे लगता है नहीं समझ में आया, फिर आप लिखते हैं नहीं सर नो प्रॉब्लम, पर नहीं सर आता तो मुझे लगता है क्या समझ नहीं आया। आप प्रियंका जी ठीक लिख रहे हैं, यस सर। ठीक है, तो आप लोग यस सर नो प्रॉब्लम तो आगे। ठीक है, आप लिख तो नहीं सर तो मुझे लगता है भाई क्या समझ नहीं आया। तो ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि हाईएस्ट जो एनालिसिस है, ध्यान रखना टेबल के अंदर 5 हालांकि आप एक क्वेरी मुझसे जरूर पूछ सकते थे, जो आगे मैं वैसे क्लैरिफाई कर दूंगा। आप मुझसे पूछ सकते थे कि सर यार अगर 15 भी 5 बार आ जाता है यहाँ पर, फिर क्या करते आप? फिर तो आपकी कहानी फ्लॉप हो जाती। ग्रुपिंग टेबल में 14 भी 5 बार आ जाता है, 15 भी 5 बार आ जाता, तो फिर मैं बोलता है तो बाई मॉडल हो गया, 14 और 15 बाई मॉडल हो गया, 2 मोड आ गए, ये तो इल डिफाइंड हो गया मोड, अब किसको माने? तो इस केस के अंदर यूजुअली फिर हम मोड को आइडेंटिफाई करने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, z इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फिर इस फॉर्मूले से हम मोड निकालते हैं। फिर हम इस सीरीज का क्या निकालते हैं? मीडियन, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते, मीन निकालते 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते, उससे मोड निकाले। तो तरीके हैं हमारे पास फाइनल आंसर तक जाने के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, पर यूजुअली ऐसा कम होता है, पर होता है। तो ये रामबाण है, z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 अर्थमेटिक मीन, जो आपको क्वेश्चन दे सकता है फर्स्ट ग्रेड में, ध्यान रखना ज़्यादा चांसेस हैं इसके क्वेश्चन देने के, असिस्टेंट प्रोफेसर में ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन देने के, नेट में डायरेक्ट मतलब किस लेवल पर आ सकता है वो आगे बात करेंगे अपन लोग। तो ठीक है, ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर जो चीज़ें मैंने समझाई है। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज अगर हो तो मोड कैसे कैलकुलेट हम करेंगे। अब कंटिन्यूस सीरीज में देखो आपको पता है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज आ जाती है, लेस देन मोर देन सीरीज आ जाती है, अनइक्वल क्लास इंटरवल है उसको इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करो, वो सीरीज आ जाती है जो आप मीन मीडियन में पढ़ते आ रहे हैं, सेम वही सीरीज कंटिन्यूस में हमें यहाँ देखना है। अब अगर आपने मीन मीडियन अच्छे से पढ़ा तो आपको पता ही है लेस देन को कैसे कन्वर्ट करते हैं कंटिन्यूस सीरीज में, मोर देन को कैसे कन्वर्ट करते हैं हम कंटिन्यूस सीरीज में, वो आपको आना ज़रूरी है कि लेस देन मोर देन को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। उसके बाद तो यहाँ पर भी सिंपल फॉर्मूलाज हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर भी यही रहेगी, पेपर सब्जेक्टिव है तो कंटिन्यूस सीरीज के लिए भी आपको ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनानी पड़ती है, और ऑब्जेक्टिव है तो मैं आपको बता चुका हूँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रामबाण है, लगाओ सीधा डेंसिटी कैलकुलेट करके मॉडल फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, वो मिल जाता है f1 तो उसके ऊपर वाला f0 नीचे वाला f2 फॉर्मूले में पुट किया, सीधा आंसर निकाला। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? बढ़े आगे हम लोग कंटिन्यूस सीरीज पर हम बात करें तो कंटिन्यूस सीरीज में देखो हम लोग बात करेंगे लेस देन पर, मोर देन पर, इंक्लूसिव पर, और आपको पता है जब भी इंक्लूसिव सीरीज दे रखी होती है तो हम उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। मीन ही एक ऐसा योद्धा था, ध्यान रखना, जिसमें इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आंसर सेम आता है। इंक्लूसिव का भी आंसर वही आएगा आफ्टर कन्वर्जन, आप उसको एक्सक्लूसिव में बदलेंगे तो वही आंसर आएगा। तो सब्जेक्टिव है तो आप वो कारनामा करके उनको दिखा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में तो खैर हम लोगों को टाइम खराब करना ही नहीं है। ठीक है, अनइक्वल क्लास इंटरवल को इक्वल कन्वर्ट करना हमें आता है, हमने मीडियन में भी आइडेंटिफाई किया था, हालांकि मैंने मीडियन में भी बात बोली थी कि अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट करने की जरूरत मीडियन में होती ही नहीं है, सेम आंसर आ जाता है। आप जो CF के सामने वाला एफ आ रहा है, आई आ रहा है, वो यूज कर लो। ठीक है, लेकिन मोड में हम यूजुअली जो है वो अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम समझते हैं लेस देन, मोर देन, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज पर। ठीक है, स्टाफ्स दे रखे हैं जहाँ पर आपके ऊपर सब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है दे रखा है कि इसका फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 है, तो थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो फॉर्मूला 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई निकल कर आएगा।
यानी जो फाइनल फॉर्मूला हमें यूज करना है वो ये है, ठीक है। L1 लोअर लिमिट लेंगे, F1 माइनस F0। F1 आपको पता है कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, मेन जो मॉडल फ्रीक्वेंसी होगी हाईएस्ट वाली, उससे ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला F2 रहेगा जो हम बार बार ऑपरेशन कर रहे हैं। बस फॉर्मूले में पुट करना है। हमारे लिए चुनौती क्या है, मेन हमारे लिए मेन चुनौती है F1 को आइडेंटिफाई करना, F1 को, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लगाओ, वो कितना ही बड़ा क्वेश्चन दे दे हमारे लिए तो छोटा ही है ना, कितना ही बड़ा दे दे क्वेश्चन, हम कैसे कर लेंगे उसको। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, जैसे भी क्वेश्चन है, चलो फॉर्मूला मुझे याद है, सोच के देखो, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये कंटिन्यूस सीरीज दे रखी है, अब मुझको दिख रहा है 50, तो सीधा मेरा क्या हो गया, ये F1, ये क्या हो गया F0, ये क्या हो गया मेरा F2। जो मॉडल फ्रीक्वेंसी है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके सामने वाला L1 यूज करना है 30, आई का यूज करना है मेरे को 10। अब मेरा फॉर्मूला क्या था L1, तो L1 कितना है मेरे पास 30 है ना। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। तो L1 मेरे पास कितना हो गया मॉडल फ्रीक्वेंसी के सामने वाला 30 प्लस F1 कितना है 50 माइनस F0 उसके आगे वाला कितना हो गया 30 अपॉन 2 F1, तो 2 F1 करूंगा तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 30, इसके पीछे वाला F2 माइनस 40, आई कितना हमारे पास 10, तो ये हो गया 30 प्लस ऊपर कितना आ गया 20, नीचे कितना आ गया 70 माइनस करेंगे तो 30 इंटू 10, तो ये हो गया 30 प्लस 200 डिवाइड बाय 30, तो 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो शायद 6.66 आ जाएगा, तो 36.67 मेरा आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो टाइम लग रहा है, बस इतना ही टाइम लग रहा है, टाइम तो लेंथी हुआ ही नहीं ना, कहाँ लेंथी हुआ बताओ मुझे, कितना टाइम लगा, 1 मिनट। 1 मिनट तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलता ही हमें एग्जाम में, और नहीं भी मिले तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगला क्वेश्चन वो हमसे बहुत इजी पूछ लेगा, वहाँ टाइम बच जाएगा वहाँ ऑथर का। दूसरी बात ये है, अगर मान लो यार फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाती कि सर यार अगर फ्रीक्वेंसी बराबर आ जाती, मान लो 50-50 आ जाता, या मान लो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगर बराबर आ जाती, इन द सेंस जैसे ये 50 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, अब यहाँ तो आजू बाजू भी 30 है, तो बड़ा दिक्कत आता है क्या, क्योंकि यहाँ मैं डेंसिटी निकालता तो 130 आती, यहाँ मैं डेंसिटी निकालता तो 130 आती, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में यहाँ अपन फंस जाते हैं, फिर अपन को ग्रुपिंग लगाना पड़ता है, पर इतना बदतर एग्जामिनर नहीं करे हमारे साथ, मतलब वरना क्या होता है, यहाँ 50 है मान लो और यहाँ 20 है, तो 50-20 मैं इसको F1 मानता, F2 F0 करता 120, इसको F1 मानता, F0 F2 करता 130, तो मैं कहता है मॉडल फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देता। तो हम थोड़ी ग्रुपिंग बनाएंगे, ग्रुपिंग हम किस लिए बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के अंदर पेपर सब्जेक्टिव है, जैसे कोई बच्चे जो 11th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, मान लो लेक्चर 11th में जा रहा है अगर, तो उनको तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि भैया क्वेश्चन करने कैसे। ऑब्जेक्टिव वाले हमें स्मार्टनेस यूज़ करना है, हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज़ करना है, जो कैसे निकलती है F1 प्लस F0 प्लस F2 से बात खत्म। और जो F1 है हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाली L, उसके सामने वाला I, बस फॉर्मूले में पुट कर आंसर निकालो, मतलब अब तो कहानी खत्म हो जाती है, इसकी कुछ बचता ही नहीं है मोड के अंदर। ये सॉल्व किया, देखो इनका आंसर भी वही आ रहा है जो हमारा रहा है 36.67। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोग को, फटाफट मैसेज करते रहिए आप लोग, ठीक है। अब प्रैक्टिकल स्टेप देखो वो आ गया है, अब मोर देन की सीरीज अगर हमें सॉल्व करनी है, वही लेस देन यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सीरीज हमारे पास आ जाएगा, जैसे ये दे रखा है। अब ये मार्क्स लेस देन या अप टू, मतलब या लेस देन या मोर देन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है देखो फ्रीक्वेंसी है वो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब फ्रीक्वेंसी दिखती है तो वैसे ही एक पहचानने का मौका मिल जाता है कि यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में CF कब होती है, जब लेस देन दे रखा हो। और लेस देन में हम हमेशा देखते हैं डिफरेंस कितने का है, देखो बीच में 10-10 का है तो क्लास इंटरवल 10 का बनाओ, लेस देन 10 है तो 0 से 10, लेस देन 20 है तो 10 से 20, फिर बनता जाएगा। ध्यान से सुनना, बोलो यहाँ तक क्लियर। ये मीन में भी किया है, मीडियन में भी किया है, और मैंने क्या ट्रिक बता रखी है लेस देन में CF से F निकालने के लिए, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज रखो, फिर माइनस करते चले जाओ, फिर माइनस करते चले जाओ, माइनस करते चले जाएंगे हम लोग। ये लो, ये आ गया हमारा X, ये आ गया F, फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला लगाना है भाई, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 इंटू आई,
अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई, ये मोड निकालने का फॉर्मूला। f1 क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो 50 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये हमारा क्या हो गया f1, उसके सामने वाला f0, उसके नीचे वाला f2, f1 के सामने क्लास इंटरवल है 30, ये L1, आई कितना हो गया हमारा 10, सेम वैल्यू पुट कर लो, मेरे ख्याल से आंसर वही 36.67 आ रहा होगा, प्रीवियस क्वेश्चन में ये वैल्यूज थी क्योंकि। बोलो क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, यहाँ तक क्लियर है क्या आप लोगों को यहाँ तक? क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? तो वही प्रोसीजर इन्होंने यूज़ किया, क्लास इंटरवल बनाए, ठीक है, इन्होंने थोड़ा 40 से 50 तक खत्म कर दिया, 50 से 60 तक और जाएगा, और फिर लिख दिया कि सेम इलस्ट्रेशन ऊपर के जैसे करना है। तुम्हें पता है भाई तुमने कैसे एफ और कैसे निकालना है इसको। मोर देन आता है तो मोर देन में आप लोगों को पता ही ऑलरेडी कि मोर देन में डिक्रीजिंग सी एफ होता है, देखो पता आप लोगों को ऑलरेडी मोर देन में डिक्रीजिंग सी एफ होता है, ठीक है। और मोर देन में वही बात है, 10 का डिफरेंस हमें दिख रहा है तो 10 का क्लास इंटरवल बनाना है, पर मोर देन 0 बनाना है तो फिर ये 0 से 10, मोर देन 10 से बनाना है तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, अब 60 से अब कुछ है ही नहीं तो इसको नहीं कंसिडर करे तो भी चलेगा अपना काम। बस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 30 को एज इट इज रखो, माइनस करते जाओ, 70 माइनस 30 40, अब पीछे से चलो, 120 माइनस 70 50, 150 माइनस 120 30, 170 माइनस 150 20 और 10। देखो सेम क्वेश्चन बन गया पीछे वाला क्वेश्चन, सेट ही ऐसे ही किए हुए कि सारे क्वेश्चन सेम ही बने, मीन मीडियन मोड में अपन ने सब ने ऐसे किया, अपनी कैलकुलेशन कम से कम हो। फिर वही देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी f1, इसके ऊपर वाला वही f0, इसके पीछे वाला वही f2, इसके जस्ट सामने वाले हम L1 यूज़ करेंगे, वही I10, आंसर सॉल्व करोगे वही 36.67 आ जाएगा। मेन मुद्दा है मोर देन को कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना, उसके बाद तो वही फॉर्मूला है घिसा पिटा, L1 प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2, बात खत्म। f1 के ऊपर वाला f0, f1 के नीचे वाला f2, f1 क्या होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। बोलो बात समझ में आ रही है आप लोग को? से समाधान, हमने भी यहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लिया भाई, सेम समाधान जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 36 है। इंक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का आपको पता ही है, इंक्लूसिव को पहचानते कैसे, हमेशा इंक्लूसिव सीरीज में 1 का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, पहली पहचान क्वेश्चन में, क्योंकि लिख के नहीं देगा वो, तो हमें पहचानना पड़ेगा 1 का डिफरेंस होता है। अब हमें करना क्या होता है, डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करना होता है, तो 1 का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.5 आएगा, उस 0.5 को हमें जो डिफरेंस डी बाई 2 है उसको L1 में से ध्यान रखना माइनस करना पड़ता है, और जो L2 है ध्यान रखना उसमें डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है, तो उससे आपका जो है ध्यान रखना एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्जन होता है। तो माइनस करेंगे तो 0.5 से 10.5 हो जाएगा, इसमें से 0.5 माइनस होगा तो 10.5, 0.5 ऐड होगा तो 20.5, माइनस होगा तो 20.5, ऐड होगा तो 30.5, माइनस होगा तो 30.5, ऐड होगा तो 40.5, इस तरीके से चलेगा। वही 50 हमारा सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है f1, इसके ऊपर वाला f0, इसके पीछे वाला f2, इसके जस्ट सामने वाला जो वैल्यू है 30.5, ये हमारा L1, आई डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का, फॉर्मूले में पुट कर दो। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट 99% 1 का डिफरेंस आता है, पर कभी 2 का डिफरेंस आ जाए तो क्या करोगे, तो 2 डिवाइड बाई 2 1, तो L1 में से 1 माइनस करना होगा, L2 में 1 ऐड करना होगा, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर 2 का डिफरेंस आ जाए तो आप समझ नहीं पाओ कि ये सीरीज क्या होगी, हमेशा 1 का होता है तो आपको याद ही रहता है 0.5 माइनस करना है L1 में से, 0.5 ऐड करना है L2 में, पर बाई चांस डिफरेंस 2 का दे दिया उसने, फिर क्या करेंगे, तो उस केस के अंदर 2 डिवाइड बाई 2 करना है, ध्यान रखना 1 को L1 में माइनस करना होगा, ध्यान रखना 1 को L2 में ऐड करना होगा, वो आपका वापस से कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर किया देखो इन्होंने, फिर वही सेम फॉर्मूला यूज, वही हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर L1 चेंज हो गया, आपको पता है, नहीं तो हमारा L1 30 चल रहा था, 30.5 है तो वो 30 मतलब 0.5 का डिफरेंस ही आ रहा है। खैर ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, ज़्यादा स्लाइड मैंने ली नहीं क्योंकि भाई मैं हैंग वाली प्रॉब्लम देख चुका हूँ,
और मैं नहीं चाहता कि हम उससे वापस से निपटें, हम चाहते हैं मोड को आज अच्छे से कवर कर लें। हालांकि एक 2-3 मिनट का टॉपिक था जो ऑपरेटर ऐड नहीं कर पाया था, तो वो आज आएगा। तो मैं कल वो 5 मिनट का टॉपिक है जो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, मीन मीडियन मोड के बीच का क्या होता है वो थोड़ा सा अपन लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो। एक बार मैं क्या सारी स्लाइड्स को ओपन कर लेता हूँ, ताकि क्या है, नहीं तो ये हर एक स्लाइड खुलने में टाइम लेती है फिर। तो एक बार इसको फटाफट क्लिक करके मैं क्या कर लेता हूँ, सारी स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, तो उसके बाद क्या है कि ये अपना टाइम नहीं लेगी खुलने में, फटाफट फॉरवर्ड होगी। नहीं तो क्या है, ये एंड्रॉयड पर है आजकल, तो एंड्रॉयड पे क्या पीपीटी वगैरह विंडोज़ पे या सॉफ्टवेयर पे बनी वर्ड की फाइलें लेते नहीं आसानी से। तो इंक्लूसिव सीरीज़ का हम लोगों ने देख लिया है, यहाँ तक हमारी बात हो चुकी है इंक्लूसिव। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि आप जब एक्सक्लूसिव सीरीज किस केस में, क्लास इंटरवल जब अनइक्वल हो। अब हमारा नेक्स्ट केस दिया है अनइक्वल क्लास इंटरवल हो, तब हमें क्या करना है। तो अनइक्वल को हम इक्वल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, अरे जानना क्या चाहूँगा, यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है, नहीं तो मैं आपसे पूछता है। खैर, तो देखो 0 से 10, फिर 10 से 30, 10 से 30 का मतलब यहाँ 20 का गैप आ गया। पहले 10 का गैप था, 20, फिर 30 का गैप है, फिर 10 का गैप है। तो अब इसका तो कुछ 0 से 10, 10 से 20 ऐसे तो बन नहीं रहा है ग्रुप। तो एक काम करते हैं, फिर अपन डिवाइड कर देते हैं। हम ये एज्यूम कर लेंगे कि फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है और 10-10 का क्लास इंटरवल बना देते हैं। 0 से 10, 20 फाइन, 10 से 30, तो इसका मैं क्लास इंटरवल बना सकता हूँ भैया 10 से 20 का और 20 से 30 का। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मानूंगा तो 30 है ना फ्रीक्वेंसी, तो 15 इसको दे दूंगा, 15 में इसको दे दूंगा। 30 से 60 है, तो मैं 3 क्लास इंटरवल बना दूंगा, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 60 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मानूंगा, एज्यूम करूंगा, तो 20-20 तीनों को फ्रीक्वेंसी दे दूंगा। और लास्ट तो वैसे बेचारा चल ही रहा है मस्त आराम से 10 का क्लास इंटरवल से। तो ये हमने इस तरीके से इस क्वेश्चन को चेंज कर लिया। अब यहाँ तीन जनों की फ्रीक्वेंसी जो है देखो सेम आ रही है, ट्राई मॉडल हो गया है। तो अब ट्राई मॉडल जब वैल्यू आती है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है जी, 15-15, 20-20, बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये फिर इल डिफाइंड हो गया, अभी मोड माने किसको। सॉल्यूशन इसका एक ही रामबाण है टेक्निकली। तो ग्रुपिंग टेबल बनाओ, एनालिसिस टेबल बनाओ, वहीं से पता चलेगा। पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हमारा रामबाण यूज़ करेंगे, क्या, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। तो मैंने इस 20 को पहले F1 मान के इसका पीछे और आगे वाला जोड़ा, कितना आया यहाँ पर 20, 20, 40 और 5, यानी 55 फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आई। इसका आगे पीछे जोड़ा 60, क्योंकि दोनों तरफ 20-20, इसका आगे पीछे जोड़ा 50। तो सबसे ज़्यादा अपनी जो ट्रिक काम कर रही है कि सर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सबसे ज़्यादा 60 आ रही है, 55 आ रही है, 50 आ रही है, यहाँ फ्रीक्वेंसी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, मोस्ट पॉसिबल चांसेस है कि ये मॉडल फ्रीक्वेंसी होगा। तो आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो सीधा। आप सीधा मानो ये 20 हमारा F1 होगा, ये F0 होगा, ये F2 होगा, L1 40 होगा, I 10 होगा, बात खत्म। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आता है, सब्जेक्टिव में आता है करना पड़ेगा, ग्रुपिंग टेबल आपको बनानी पड़ेगी। फिर वो पूरा टेबल में आप देखोगे भैया कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा टेबल में कहाँ आ रहा है, फिर वो एनालिसिस टेबल बनेगी, वहाँ से सॉल्व होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, किस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, शॉर्टकट कैसे हम यूज़ कर रहे हैं, टेबल बनाने का तरीका आप जो आपने प्रीवियस पढ़ा वही टेबल बन के फिर यहाँ पर सॉल्यूशन होगा, ध्यान रखना। फिर एज इट इज़ वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये फिर अनइक्वल क्लास इंटरवल का क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्या यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, ये एक बार आपको मैसेज करके बताना है। क्लियर, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब फिर आगे बढ़े हम लोग, तो आगे फिर हमने देखा 0 से 10, फिर 10 से 30, यानी 20 का गैप, फिर 10 का गैप, फिर 10 का गैप, फिर 10 का गैप। मतलब यही है जो दिक्कत है। दिक्कत है तो बांट देते हैं इसको 30-30 में, और ऊपर बना देते हैं 10 से 20 और 20 से 30 बना देते हैं, ठीक है। कन्वर्ट कर देते, आगे चलते हैं। इन्होंने भी ऐसे ही किया होगा भाई, सीधा सॉल्यूशन ही कैसे निकाल दे रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने इसको 10 to 20 और 20 से 30 में हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, इसको डिवाइड कर लिया है। फिर इन्होंने क्या किया, 10, 30, 30, 50, 40, 20 हो गया।
तो 50 वही हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो क्या हो गया F1। इसके जस्ट ऊपर वाला 20 से 30 का जो 30 फ्रीक्वेंसी आएगा वो हो जाएगा F0। इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा F2। 50 के जस्ट ऊपर वाला L1 और I जो है हमारा कितना हो जाएगा 10। और देखो वही क्वेश्चन बना हुआ है 30 50 40, आंसर वही 36.67 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 है, मॉडल फ्रीक्वेंसी 50 आपने वो ले ही लिया है, क्लास इंटरवल सॉल्व कर लिया, देखो 36.67 आ गया। बोलो क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को किस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन को? बोलो भाई। तो एक बारी फटाफट मैसेज करो यस सर। ठीक है, प्रियंका जी मिल गया मुझको, कौशल्या जी का मिल गया, यस सर। अब मुझको आप सामने बने क्वेश्चन में बताओ कौन सी फ्रीक्वेंसी मॉडल फ्रीक्वेंसी होगी, इसका जवाब दो फटाफट। ऑब्जेक्टिव से हिसाब से बताओ, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बताओ, ठीक है कि फटाफट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया ये और बोल दिया भाई मोड बताओ इसका क्या है। तो आप देख के बताओ कि कौन सा फ्रीक्वेंसी आपके हिसाब से मॉडल फ्रीक्वेंसी होगा, किसको आप F1 मानेंगे, किसको F0 मानेंगे, किसको F2 मानेंगे, कौन सा वाला यूज़ करेंगे। आप तो मुझे F1 बता दो कि सर हमारा F1 ही आ रहा है, बस F1 चूज़ कर लिया, उसके बाद में तो कहानी खत्म है, फिर तो बस वैल्यू पुट ही करनी है केवल। तो F1 का जानकारी मुझे चाहिए आप लोगों से। F1 बताइए क्या होगा यहाँ पर। फाइव कॉलम में क्या है 1 2 3 4 5, अच्छा ये 40 से 49 होगा भैया। देखो हमारा ऑपरेटर है, बहुत मेहनत कर रहा है और स्टैट्स बहुत डिफिकल्ट है, कुछ फिगर कुछ करेक्शन रहते हैं, ध्यान रखना वहाँ पर, ठीक है। तो F1 बताया है आपने 8, प्रियंका जी आपने बताया F1 जो है फ्रीक्वेंसी जो है, ध्यान रखना आप 8 बता रहे हैं, ध्यान रखना 8 बताया आप लोग। आपने ऑब्जर्वेशन किया कि इसका फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो आपने F1 को 8 बताया। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये जो 7 है इसके आस पड़ोस में भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मामला चल रहा है, इधर 8 इधर 6, ये हो नहीं सकता कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में सबसे ज़्यादा ये फ्रीक्वेंसी हो? साफ देखो लिखा हुआ है मॉडल, देखो बाय इंस्पेक्शन डिफिकल्ट है सर्टेन करना। पता है इस तरीके की जब चीज़ आती है ना कि यार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 8 है पर इसका आस पड़ोस कैसा है 4 7, जैसे एक बड़ा मकान बना हुआ है पर आस पड़ोस में गरीब लोगों के घर हैं, तो आपको लगेगा यार कह नहीं सकता कॉलोनी अमीरों की होगी, हो सकता है घर किसी अमीर ने बना लिया। यार इसके पड़ोस में भी बहुमंजिला इमारत खड़ी है, इसके भी पड़ोस में बहुमंजिला इमारत खड़ी है, तो यार ये मतलब कॉलोनी अमीर लोगों की लग रही है मेरे को ये। तो वो चीज़ हमें ढूंढनी ज़रूरी है। यस, बात समझ में आ रही है आपको? देखो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है ना, जब तक थोड़ा डेंसिटी पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब चीज़ों को अवॉइड कर दें तो सबसे बेस्ट मेथड है कि आप ग्रुपिंग टेबल बनाओ, पर हमारे पास ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम नहीं है, तो फिर आप डेंसिटी निकालो। अब ये 7 है मान लो, मुझको लग रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको F1 किया, मैंने इसको F0 किया, मैंने इसको F2 किया। देखो तो 7 और 8 15, 15 और 6 21, तो मेरा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यहाँ 21 आ रहा है। अब 8 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो अब आपके हिसाब से मैं इसको F1 मानता हूँ, इसके ऊपर वाला F0, इसके बाद वाला F2, तो 8 और 7 15 और 4 19 ही आ रहा है। देखो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो ये तकलीफ में आ चुका 8, तो और 6 का आजू बाजू तो वैसे भी 6 और 3 9, 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, तो ये तो काफ़ी कम है। तो अब मेरी ट्रिक या जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड है वो यही कह रहा है कि भैया ये जो आपका मॉडल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और सीरीज 1 का गैप पे तो इंक्लूसिव होगा, तो ये 30 तो हमारा हो जाएगा 29.5 और ये हो जाएगा 39.5। L1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो L1 29.5, I हो जाएगा 10, F हो जाएगा मेरा 7, बस और तो कुछ ही नहीं। F0 हमारा 8 और F2 हमारा हो जाएगा 6। बोलो क्या बात समझ में आ रही है आप लोग को? देखो फंसोगे नहीं, फंसोगे क्यों नहीं मैं बताता हूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम 50 को F1 ले रहे थे। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, मैंने सीधा बोला 50 जो है भैया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि 50 के आसपास देखो ना कोई है ही नहीं ना, 40 है सीधा ही, 10 का गैप बैठा हुआ है।
उसके बाद 30 है, और एक खुली आंखों से डेंसिटी भी निकाल लो, 50 और 30 80 और 40 120, इसका क्लोज है 40, 50 और 40 90, 90 और 20 110, तो इवनली डेंसिटी भी यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। तो आप चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। नहीं तो भाई सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो ग्रुपिंग टेबल है, लेकिन ग्रुपिंग टेबल में बार बार क्या कह रहा हूँ, टाइम लेगा ना। तो आप के लिए अच्छा यही है कि आप लोग डेंसिटी यूज़ करो, फिर ग्रुपिंग टेबल बनाओ। जैसे ये यहाँ पर है, अब तरीका तो यही कहता है, अब इसकी ग्रुपिंग टेबल बनाओ, फिर वही कॉलम बनाओ भैया, 1 1 + 2 1 + 2 + 3 2 + 3 2 + 3 + 4 3 + 4 + 5, फिर देखो कौन आ रहा है सबसे ज़्यादा में, फिर वो आप देखो यहाँ पर टोटल करके देखो, इनका आंसर देखो क्या आ रहा है, देखो 30 से 39, वहाँ पर जो वैल्यू आ रही है देखो वो 5 टाइम आ रही है, और मेरा भी देखो यही निकला था 30 से 39 30 से 39 देखो 7 वाला। तो मैंने डेंसिटी मेथड यूज़ किया, और वहाँ पर नहीं तो सॉल्यूशन वाइज तो आप ग्रुपिंग टेबल बनाइए। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या, कि किस तरीके से मैं F1 चूज़ करना है। मॉडल फ्रीक्वेंसी चूज़ के बिना आंसर आएगा नहीं, सबसे मेन एस्पेक्ट होगा मॉडल फ्रीक्वेंसी F1 को चूज़ करना। F1 अगर आपको चूज़ नहीं आ रहा है तो फिर ग्रुपिंग टेबल बनाइए, नहीं तो मैंने दूसरा तरीका आपको बताया ही है। क्या क्या अगर भैया डेंसिटी आपको थोड़ा लग रहा है कंफ्यूजिंग, चेक कर लो भाई, 7 + 6 करने में 8 करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को, 8 + 7 + 4 करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 19 और 21 का फ़र्क आ रहा है। तो आप इस तरीके का यूज़ करो, और भाई 100% सुनिश्चितता ही चाहिए कि मैं तो 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, तो ग्रुपिंग टेबल बनाइए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ये आंसर आ गया 29.5 से, वही जो भी मैंने बताया। अब ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है, चलो इसकी क्या स्थिति है बताओ। यहां पर आपको क्या लगता है कौन सा फ्रीक्वेंसी मॉडल फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? हाँ, एक क्वेश्चन और दे दिया मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, पहचानिए इसमें से F1 कौन सा है। सबसे क्रिटिकल चीज हमारे लिए F1 पहचानना ही है। F1 आ गया तो सब आ गया। यहाँ क्या लग रहा है आपको F1 क्या होना चाहिए? देखते हुए अपना शॉर्टकट मेथड भी काम करता है नहीं करता, आप लगाइए, आपको क्या लगता है। कौशल्या जी ने दिया है 10, फ्रीक्वेंसी दो जनों का है, ध्यान रखना 60 से 69। तो आपको ये बताना है 60 से 69 में होगा मॉडल वैल्यू, यहाँ पर मोड आने का चांसेस ज़्यादा है, या 90 से 99 यहाँ से मॉडल वैल्यू आने का चांसेस ज़्यादा है। प्रियंका जी ने बोला सेकंड वाला। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 13, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 13, दिख रहा है आपको। तो टेक्निकली तो ये F1 बनता है, लेकिन स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट डेफिनेशन जो फर्स्ट डिस्कस किया वहीं लिखा हुआ था कि जरूरी नहीं है भैया जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है कौशल्या जी, आपने बोला 90 से 99, ठीक है, मतलब ये वाला टाइम तो लिखा था, जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो मोड हो, हमें देखना पड़ता है मॉडल वो वैल्यू होती है जो मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाले एरिया में आ रही हो। तो यहाँ बहुत डेंसिटी दिख रही है 13 10 12, मतलब यहाँ पर नंबर बहुत रिपीट हो रहे हैं। अब मोड को खोजना है हमें, मोड कहाँ छुपा हुआ हो सकता है, यहाँ यहाँ यहाँ, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके छिपने के चांसेस क्या है, जैसे मेरी डॉटर छुपती है तो सोचते सबसे ज़्यादा चांसेस है यार वो बेड में जाके उसने जरूर कंबल वम्बल डाली होगी, या बेड के पीछे जाके छुपी होगी, सबसे ज़्यादा चांसेस हुआ है उसके। वैसे में आइडेंटिफाई करना है मोड कहाँ छुपा हुआ हो सकता है। अब 30 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कॉमन पैरामीटर में आप ग्रुपिंग टेबल बना दो, टाइम है तो ग्रुपिंग बना लो। आपको लग रहा है मेरा पेपर सॉल्व हो गया, इस क्वेश्चन को मैंने एंड के लिए रखा हुआ, 5-7 मिनट बच रहे हैं, अब मैं आराम से ग्रुपिंग बना के करता हूँ, क्या होता है ना टाइम बचा हुआ होता है, तो आप करिए वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अगर मैं इसको F1 मान लूँ, अपन यूज़ करते हैं डेंसिटी, इसको F0 मान लेता हूँ, इसके नीचे F2 हो गया। तो यहाँ मैं अगर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालता हूँ तो 23 23 और 6 कितना हो गया, 29 हो गया। अब इसके आजू बाजू मुझे बहुत डेंसिटी दिख रही है, तो इस 10 को मैं मानता हूँ F1, इसके ऊपर वाले को F0, इसके नीचे वाले को F2। तो 13 + 12 25 और 10 35, यानी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेरी 35 आ रही है। देखो 29 35,
आप खुद ही सोच के देखो कि कहाँ पर मोड के होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्या मोड 90 से 99 में होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, या फिर 80 से 89 के बीच में होने के चांसेस? डेंसिटी तो यार यहाँ पर 29 है, यहाँ पर डेंसिटी 35 है यार, तो यहाँ पर वैल्यूज रिपीट ज़्यादा हो रही हैं, इस क्लास इंटरवल के आसपास वैल्यू रिपीट ज़्यादा हो रही हैं, तो मोड के 90 से 99 में होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। इसलिए डेंसिटी मेथड के हिसाब से मैं कहता हूं कि आपको 10 को F1 मानना चाहिए, उसके ऊपर F0, नीचे F2। अब बाकी ग्रुपिंग टेबल एक 100% श्योरिटी वाला मेथड होता है, देखो आगे वो ग्रुपिंग यूज करेगा। ग्रुपिंग यूज किया है उसने, एनालिसिस टेबल बनाई है। लो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा ट्विस्ट आ चुका है कि 80 से 89 का भी फ्रीक्वेंसी 5 आ रहा है, 90 से 99 का भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है मतलब 5 आ रहा है, यानी ये दोनों क्लास इंटरवल जो हैं इनके बीच के नंबर जो है 5 टाइम रिपीट हो रहे हैं। यानी अब इस केस में अब आप दोनों मुझे बताओ हम क्या करेंगे। इस केस में आप बताइए मेरे को, क्या मुझे क्या करना है जब दोनों का ही फ्रीक्वेंसी बिल्कुल बराबर आ चुका है यहाँ पर कि 80 से 89 में भी वैल्यूज 5 बार ही आ रही है, 90 से 90 जो हाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में 5 बार आ रहा है। अगेन रामबा 90 से 99। अब ध्यान रखिए आप इस केस के अंदर जब दोनों जगह पर सेम फ्रीक्वेंसी आ जाए तो आप चाहें तो वो कर सकते हैं, जैसा आपने जो बोला है कि हम हमारा रामबाण यूज करेंगे, लेकिन उसकी जगह पर आप एक काम और कर सकते हैं। क्या कि अगर यहां पर भी टेबल में अगर सेम आ जाता है पैरामीटर, तो फिर मैंने बोला मोड निकालने का फॉर्मूला क्या लगाओ, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये लगा 3 मीडियन माइनस 2 मीन। उसको निशा के मैसेजेस मिल रहे हैं ग्रुप पे, पढ़ते हैं क्या कह रहे हो क्लास का। बोलो बात समझ में आ रही है आप सब लोग को? क्या यहाँ तक बातें क्लियर हैं आप लोगों को? कि लास्ट में फिर आप ये कीजिए, मीडियन निकालो इसका, 3 मीडियन से मल्टीप्लाई करो, मीन निकालो 2 मीन से। और इन लोगों ने भी एंड में देखो ये किया है कि अब यहाँ फंसने के बाद 3 मीडियन माइनस 2 मीन के फिर मोड अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए मीडियन निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मीन निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस ले लेंगे, फिर ये लास्ट में एक फॉर्मूला है, बात खत्म। मैंने आपको याद होगा पीछे भी यही फॉर्मूला लिख के बताया था कि अगर टेबल में भी नीचे मैंने बताया 5 आ जाए अगर, तो फिर आप क्या यूज़ करो, 3 मीडियन माइनस 2 मीन यूज़ कर लो, ठीक है ना। मैंने आपको इससे पहले वाले में भी यही बताया था, वो फर्स्ट स्लाइड थी, वहाँ पर मैंने बोला था ना कि आप एक क्वेश्चन, आपने बोला यस सर ठीक है क्लियर हो गया, तो मैंने बोला एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते थे, बोला था मैंने कि एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते थे कि सर दोनों जगह 5 आ जाएगा तो क्या करेंगे हम। तो मैंने क्या बोला था, फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, 3 मीडियन माइनस 2 मीन जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन देखो रेयरेस्ट टू रेयर केसेस में होता है, रेयरेस्ट टू रेयर केसेस में यूज़ होता है। ऑब्जेक्टिव वालों को स्ट्रिक्टली मैं कहूँगा आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड यूज़ करो, टेंशन लो मत आप, F1 F0 F2 यूज़ करो बिना किसी दिक्कत के। और जो सब्जेक्टिव में है उनको ग्रुपिंग करना ही है, बात खत्म। ग्रुपिंग आ गया, बराबर आ गया, आपने दिखा दिया, इसके तो मार्क्स मिलेंगे आपको बराबर दिखाने के, फॉर्मूले लिखने के। वो यही तो था आपसे कि आप ये दिखाएं, करके दिखाएं सब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। अब फॉर एग्जांपल ये इंक्लूसिव का क्वेश्चन आ गया तो वो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप वही CFF बना लेंगे। अब ये तो अब देखो इसने क्या किया है कि इंक्लूसिव सीरीज किया, वो फॉर्मूला बताया, मीन का शॉर्टकट मेथड यूज़ किया। इससे सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया 80.987, फिर n/2 करके मीडियन का फॉर्मूला लगाया, वो L1 प्लस CF माइनस, ठीक है ना, n/2 माइनस CF अपन F इंटू आई, वो अपन ने फॉर्मूला यूज़ किया, उससे अपन ने मीडियन निकाल लिया। और वही
मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई किया, मीन को 2 से मल्टीप्लाई करके डिफरेंस, तो वो इसने सॉल्यूशन बता दिया कि फिर ऐसा हो जाए तो फिर आपको ये करना है। ठीक है, बोलो यहाँ तक प्रैक्टिकल जो चीज़ें थी, क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है? ठीक है, क्योंकि अब हम लोगों को ये देखना है कि हम ग्राफ के थ्रू मोड को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ग्राफ जो है ध्यान रखना, अगर उसके थ्रू अगर आपको मोड को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अपन को हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, हाँ लेंथी है, ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, घबराओ मत, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव में इतना आएगा नहीं तो हमें हिस्टोग्राम बनाना पड़ता है। और हिस्टोग्राम जो होता है ध्यान रखना, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होते हैं, फ्रीक्वेंसी वहाँ पर गिवन होती है, ध्यान रखना। तो मैं आपको बताता हूँ बनाना कैसा, वहाँ लोकेट कैसे करेंगे, देखो। ठीक है, ये मेथड्स दे रखे हैं पर अपन तो डायग्राम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, तो मार्क्स एंड ध्यान रखना वो मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस पे ले लूंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैं वाई एक्सिस पे ले लूंगा। अब मैं देख रहा हूँ, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे मार्क्स चल रहे हैं ना। तो जैसे मान लो अपन क्या करते हैं, कोई भी ग्राफ अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो एक वाई एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पर मैंने क्या ले लिया, मार्क्स, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए। अब यहाँ पर वही 0 से 10, 10 से 20 ऐसे ले लिया। अब 0 से 10 और इधर 10, 20, 30, 40, 50 तक है, तो मान लो 10, 10 का गैप ले लिया, 10, 20, 30, 40 ऐसे। अब 0 से 10 में फ्रीक्वेंसी 10 है तो 10 का हिस्टोग्राम बना दिया, मतलब मैंने 10 से 20 तक 20 है तो 10 से 20 तक 20 हो गया, फिर 30 है 30 तक हो गया, फिर 50 है 50 तक हो गया। तो ऐसे ग्राफ बनेगा मेरा, ये देखो ऐसे बनेगा कि 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 10 थी, 10 से 20 की 20 थी, 20 से 30 की 30 थी, 30 से 50 की 40 की 50 थी। तो बोलो आपको बात समझ में आ रही है कि हिस्टोग्राम बना कैसे? वैसे तो अपन लोग अगर ग्राफ अपने होगा जैसे, तो फिर अपन जब ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे तो खैर वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस बारे में। लेकिन क्या आपको बात यहाँ तक समझ में आ रही है कि ग्राफ कैसे बना है, हिस्टोग्राम कैसे बना है? इतना समझ में आ गया आप सब लोग को? एक बार ये मैसेज करके बताइए कि हाँ ग्राफ क्लियर है आप लोग को, फिर मैं बताऊंगा हिस्टोग्राम निकालना कैसे है यहाँ पर। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक आप लोग को? तो ये बनाने के बाद आपको एक बात तो पता चल रही है कि भैया ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला हिस्टोग्राम है, ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला हिस्टोग्राम है भैया। ठीक है, हालांकि अब ग्राफ में मुझे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो, आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि सर हमें ग्राफ में क्या करना ऑब्जेक्टिव पैटर्न में, लेकिन वही बात है, देखो जहाँ आएगा काम तो आएगा ही, खैर कहाँ यूज़ होगा। खैर अब इसमें क्या करना है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके इस कॉलम से ध्यान रखना, इस कॉर्नर को जो पास वाला हिस्टोग्राम है ध्यान रखना, उसको आप मिलाएंगे कॉर्नर से, इस बार के कॉर्नर को इसके पास वाले कॉर्नर से मिलाएंगे। जहां ध्यान रखना है इंटरसेक्ट होगा वहां से आपको सीधी लाइन लेनी है, जहां वो लाइन आएगी है वो आपका मोड हो जाएगा। जैसे मान लो ये लाइन जो है लगभग 36 के आसपास आ रही है, तो मान लो मैंने 36.5 ले लिया कि आसपास आ रही है। अब देखो बिल्कुल करेक्ट निकालना तो पॉसिबल नहीं होगा ग्राफ के थ्रू, वहाँ कौन सा ग्राफ पेपर आता है, और आता है तो भी आसान नहीं होगा। तो ले देखकर पहले फॉर्मूला लगा के आंसर निकालना पड़ेगा कि आंसर 36.67 आ रहा है, वही क्वेश्चन चल रहा है बार बार। तो अब मैं इस लाइन को काटूंगा थोड़ा इस तरीके से, एडजस्ट इस तरीके से करूंगा कि वो 36.67 में दिखा सकूँ। आंसर तो आपको पहले निकालना पड़ेगा तक कि हम उसको ग्राफ में मैच कर दें, क्योंकि जो काटा पीटी करोगे वो परफेक्ट पॉइंट पर आके मैच होगी नहीं। आंसर 36.7 है तो आपको लगता है 36.67 में इंटरसेक्ट करके स्ट्रेट लाइन आएगी, इतना तो भैया वहाँ पर कोई लाइन्स ले लेके या एकदम प्रॉपर ग्राफ पर तो बैठेगा नहीं मामला। बात समझ में आ रही होगी आपको मेरी? ठीक है ना? ये देखो इन्होंने फिर डायरेक्ट कैलकुलेशन किया, मैच कर लिया, जैसे मैंने अपने वही किया, L1 + F1 निकाल के आंसर निकाल लिया। तो जब मैंने हिस्टोग्राम बनाया तो मैंने इनको जब काटा तो क्रॉस इस तरीके से काटा मैंने, मैं तो मान के चलो यहीं से एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा और उसको चिपका दूंगा फिर यहाँ पर। टेक्निकल तो यही कहता है, अगर सब्जेक्टिव आता है तो बिल्कुल अंध होके बिल्कुल या अंधा होके बिल्कुल ही ग्राफ पे डिपेंडेंट मत हो जाना, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा नहीं। हो सकता है आपका 35 पे कट रहा हो और आंसर में 36.7 जा रहा हो, तो पहले आंसर निकाल लो, फिर कॉर्नर्स को काट के इंटरसेक्ट करो तो उस लाइन को वहीं भिड़ाना, आगे पीछे टेढ़ा। देखो क्या है, जैसे आज लाइन तो ड्रॉ करना मेरे हाथ में है ना, कहाँ गया अभी हमारे पास कुछ यंत्र तंत्र इसमें है या नहीं है लाइन खींचने के लिए?
ऐसा कैसे कि इसमें नहीं है, हाँ ये रहा। तो ये लाइन है। अब ये लाइन मेरे हाथ में देखो कि मैं इसको कितना, जैसे मुझको थोड़ा इसको यहाँ सेट करना है, इसको थोड़ा सा इधर खिसकाना है, इसको इधर खिसकाना, लाइन तो मेरे हाथ में है ना, मुझे कहाँ ले जानी है, जहाँ आंसर होगा वहीं मैच कर देंगे। ये ट्रिक आपको यूज करनी है वहां पर। क्लियर? चलते हैं आगे। अब मोड ग्राफिकली फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, अब ये इंक्लूसिव सीरीज आ गई है, वो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव सीरीज में अब इसमें भी देखो वो रामायण डाल दी, इसमें वही सेम क्वेश्चन है कि 8 है, ठीक है, अब ये 8 है, अब ये 7 है, अब 6 है। याद होगा अपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से अभी कैलकुलेट किया था, तो वहाँ पर हमारा ये जो 7 है वो F1 आ रहा था, और जब ग्रुपिंग लगाई हम लोगों ने तो ग्रुपिंग में हमको हेडक हो गया, क्योंकि एंड में जाके दोनों का 5-5 आ रहा था, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन लगाना पड़ा। पर इस केस में अगर हम ग्राफ बनाएं तो क्या होता है, इतना कोई सब्जेक्टिव में आ जाए अगर ग्राफ, तो अब यहाँ पर क्या है देखो कि जहाँ पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है डेंसिटी के अंदर कि ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और ये एक आपका सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चल रहा है, क्योंकि इसके बाजू में भी काफ़ी है, इधर भी काफ़ी है। तो इस केस में क्या किया, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का है वो करना तो है कि इस कॉर्नर को हमने इस कॉर्नर से मिलाया, इसके इस कॉर्नर को मैंने इस कॉर्नर से मिलाया, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, और इस कॉर्नर को ध्यान रखना, जब मैं इस कॉर्नर से आगे बढ़ाता हूँ उस कॉर्नर तक, तो ये भी देखो इसी पॉइंट पे कट करके जा रहा है। अगर मैं इसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ कि इस कॉर्नर को ये टच करे, और नीचे मैं यहाँ से इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करता हूँ इंटरसेक्ट करते हुए, तो ये लाइन भी यहाँ कट कर रही है, और इसके जो कॉर्नर है आपस में, इसके जो कॉर्नर्स है आपस में वो भी यहाँ कट रहे हैं, तो ये हमारा मोड हो जाएगा। लेकिन वही है, पहले आप सॉल्यूशन निकाल लो भैया न्यूमेरिकल करके, इतनी रामायण में वो सही कटेगा नहीं, आंसर सही आएगा नहीं, तो वो तो अब आंसर हमें पता है तो हम खींच सकते हैं। इस स्तर का क्वेश्चन क्या हमारे ऑब्जेक्टिव में तो साइंस रखेगा नहीं, सब्जेक्टिव में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे, मास्टर लेवल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस केस में आपको ये तरीका यूज़ करना है। सबसे जो लाइन है आपकी हाईएस्ट मॉडल की ध्यान रखना उस पर, और क्योंकि दोनों मॉडल क्लास थी, अब ग्रुपिंग किए आपने कि इसका भी 5 आ रहा था, इसका भी 5 आ रहा था, तो फिर हमें दोनों का निचोड़ देखना पड़ेगा। तो इससे हम ध्यान रखना, इसके पैरेलल इंटरसेक्ट करेंगे, इसको इस कॉर्नर से मैच करेंगे और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो इंटरसेक्ट करेगा, तो जहाँ पर इनका कॉमन कट आएगा ध्यान रखना, वहाँ से हमें इस वैल्यू को ले लेना है। तो जो वैल्यू आएगी, खैर जैसे जो 27.5 सम वॉट जो आ रहा है अगर आपका, तो वो कौन से क्लास इंटरवल में आएगा, वो सारी वैल्यूज़ वैसे ही पुट करके, और वो तो फिर क्या है कि आप नॉर्मल फार्मूला लगा के उसका आंसर निकाल लें। मैं तो आपको ये कहूँगा, या पहले आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी या ग्रुपिंग से भी आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सा मेथड, कौन सा आपका F1 होगा, किसका L1 वगैरह आपको यूज़ करना है, वो ज़्यादा बेटर होगा। खैर अब यहाँ पर देखो क्या दिया है, 10 से 12, फिर 12 से 14, फिर 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, फिर 20 से 22, 20 से 24, 26, 28 से 30 दे रखा है। तो यहाँ पर ठीक है, दो का गैप दे दिया। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमें 21 दिख रही है, और 21 पे मैं देखूँ तो मुझे डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा दिख रही है। वैसे तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ये आपका F1 हो जाना चाहिए, और ये आपका F2 हो जाना चाहिए, F0 हो जाना चाहिए, क्योंकि 17 के आसपास भी डेंसिटी कम है, 16 के आसपास, 21 सबसे ज़्यादा भी, और देखो डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है इसके यहाँ पर। तो यहाँ मुझे लगता नहीं, आप सीधा आप इसको F1 मान लो, इसको आप F0 मान लो, इसको आप F2 मान के आंसर निकाल लो पहले तो। और फिर वो कहता है कि भाई इसको ग्राफ से करो, तो फिर आपने ये ग्राफ बनाया भैया किसका, 16 से 18 का, जिस पे फ्रीक्वेंसी हमारा 16 से 18 का जो है वो 21 आ रहा है, 16 से 18 तो अच्छा सॉरी यहाँ पर 23 भी तो बैठा हुआ है, मैं इसको तो नज़र ही नहीं जा रही। खैर तो यहाँ जो अब देखो यहाँ पर 23 है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर डेंसिटी देखो कितनी वीक है। यहाँ देखो आप 21 से 2 कम है लेकिन डेंसिटी ज़्यादा है, तो अगर ये ऑब्जेक्टिव में कर लो, चाहे आप डेंसिटी लगा लो, चाहे आप ग्रुपिंग टेबल लगा लो, कुछ भी कर लो, जाएगा ये तय है। डेंसिटी देख के मैं 100% बोल सकता हूँ, लेकिन ये बोलेगा इसको ग्राफ से करो। अब ग्राफ से करने में कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ग्राफ में क्या होगा, हमें दिख रहा है कि 21 जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में बैठा हुआ है और 23 एक हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो ये दो मॉडल आपने लिए,
इस मॉडल में मैंने क्या किया, देखो इसके कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला है, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला है, और यहाँ से लिया मैंने कि भैया कौन सी जो है मॉडल वैल्यू मुझको मिल सकती है। मान लो यहाँ पर 16.5 या 17 कुछ आ रहा होगा, ये मैंने यहाँ किया, इस कॉर्नर को इसके पास वाले के कॉर्नर से, इसको कॉर्नर को यहाँ मिला, जहाँ इंटरसेक्ट हुआ वहाँ से जो वैल्यू आ रही है मान लो 25.5 या 25, वो आ गया। अब बात ये आती है कि हम इस वैल्यू को माने भैया मॉडल वैल्यू, या इस वैल्यू को मॉडल वैल्यू माने। मोड हमारा भाई 17 के आसपास होना चाहिए या 25 के आसपास होना चाहिए। तो इस केस में ऐसा कहा जाता है, ध्यान रखना, कि जैसे B और D के बीच की डिस्टेंस है जैसे मान लो, तो अब ये जो यहाँ की लेंथ आ रही है ना, उसकी आप लेंथ देखो कि सबसे लेंथ किसकी लंबी है। देखो यहाँ पर इसकी लेंथ कम है। अब जब इसकी हाइट कम है ना, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में कम है, ध्यान रखना, जहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है उस एरिया में कम जा रहा है, और इसकी हाइट ज़्यादा है, मतलब ये मोर फ्रीक्वेंसी, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रीक्वेंसी की तरफ इसका मूवमेंट ज़्यादा है। तो ग्राफ भी यही बताएगा इधर आके कि भैया इसको चूज करो। हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मेथड भी यही बता रहा था कि भैया 21 ही मॉडल फ्रीक्वेंसी है, 16 से 18 के बीच में आएगा मोड। हम भी तो यही कह रहे हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी को मान लो, मैंने क्या बोला, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चेक करो, आप ग्रुपिंग लगाओ, निकल के यही आएगा। और ग्राफ में जाते हो तो ध्यान रखना इनका हमें लेंथ देखना है, जिसका लेंथ सबसे ज़्यादा होगा वही आपको मॉडल वैल्यू निकाल कर देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? प्रियंका जी आपने बोला 21 ही है आंसर, 21 ही आंसर। मेरे ख्याल से 16 से 18 के बीच आना चाहिए। तो ले रखा पॉइंट बी इज द मॉडल क्लास हो गया जो 16.9 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है। पॉइंट डी इन द क्लास विल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो पास वाला है उसका 25.1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका 25.1 आ रहा है और इसका वो बोल रहा है 16.9 आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है दिस इज 25.1 अप्रोक्सीमेटली द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी एंड सी डी गिव द एक्सटेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइटम एट 2 पॉइंट्स बी एंड डी। तो ए बी और सी डी को अगर हम देखें तो ये जो ए बी है और ये जो सी डी है, ये पॉइंट बी और डी पर डेंसिटी को शो कर रहे हैं। तो यहाँ लेंथ छोटी है, यहाँ लेंथ बड़ी है, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो आपको नहीं लगता कि आंसर 16.9 होना चाहिए, ठीक है। और प्रियंका जी ने बोला फ्रीक्वेंसी 21 होगी, वो बिल्कुल सही है कि 21 ही हमारा मॉडल फ्रीक्वेंसी होगा। बोलो क्या आपको बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। इस तरह कुछ दे रखा है बाई मॉडल वगैरह, फिर अब मेरिट्स और डीमेरिट्स पे बात करेंगे भैया, बहुत ग्राफ पढ़ लिया अब तो। बोलो भाई यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? तो हमारा भैया बहुत सारा काम जो है वो सॉल्व हो गया है। फिर मेरिट और डीमेरिट पर चर्चा करेंगे, और फिर थोड़ा कंपैरेटिव यार आज रह गया, नहीं तो मैं उसको भी करवा देता, तो इन तीनों की सही विदाई हो जाती। खैर चलो ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखो मेरिट्स की बात करेंगे कि मोड जो है, ध्यान रखना उसके क्या क्या मेरिट्स हैं। सबसे पहला मेरिट जो इंपॉर्टेंट भी है, मोड इज ए मेजर विच इज एक्चुअली इंडिकेट व्हाट मैनी पीपल इनकरेक्टली बिलीव द अर्थमेटिक मीन इंडिकेट। अब देखो कई जगह ऐसा होता है कि आपको अर्थमेटिक मीन टेक्निकल यूज करना सही नहीं है। कैसे? आप एक चीज सोच के देखो, मुझे यार क्लास में बैठे हुए बच्चे हैं, उनके लिए शूज़ मंगवाना है, स्पोर्ट्स शूज़ मंगवाना है, क्या स्पोर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं, बच्चों से कलेक्शन ले लिया, सबके लिए जूते मंगाएंगे। तो ऐसा थोड़ी है, देखो आज मैंने किसी का पैर का नाप देखा, किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, तो ऐसे थोड़ी मैं इसका मीन निकाल लूँ। और मैंने मान लो इसका मीन निकाला, तो मीन निकल कर आया मान लो 7। अब 7 जो है, ध्यान रखना, हो सकता है इवनली कई बार तो ऐसा भी एवरेज निकल के आता है, ध्यान रखना, जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं होता। टेक्निकली करके देखते हैं। 5 + 4 + 7 कितना हुआ? 16 हुआ। ये तो 15 ले, अगर 7 + 11 15 16 17 18 अगर लेते हैं अपन, तो 5 + 4 + 18 के लिए 9 कर लेते हैं, अगर इधर 9, ठीक है। 5 + 4 + 9। अब इसका एवरेज निकालता हूँ तो नंबर ऑफ वैल्यू 3 है। 18 डिवाइड बाय 3 किया मैंने, कितना आया? 6। अब देखो 6 ना तो इसके आ रहा है, ना इसके आ रहा है, ना इसके आ रहा है। अब मान लो यार 3 लोग हैं जिनके जूते का साइज है 5, 4 और 9।
अब मैं कह रहा हूँ उसका मीन निकाल के मंगा लो जूता, जूते का साइज़ क्या है 6। अरे भाई 6 तो तीनों का ही नहीं आ रहा ना, ना ये पहन सकता, ना ये पहन सकता, ना ये पहन सकता है। तो ऐसी जगह पर मोड यूज़ करना चाहिए कि आज क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं, लेकिन 30 बच्चे ऐसे हैं 50 में से जिनका पैर का जो साइज़ है वो भैया 6 है। तो फिर आपको 6 नंबर का जूता मंगवाना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा कॉमन नंबर है जिसके सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है। जैसे हम क्या बोलते हैं कि यार 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है ना उसका जो टी शर्ट का साइज़ होता है वो 26 से 28 का रहता है। सबसे ज़्यादा बच्चों में हमने ये पाया है कि 5 से 6 साल के बच्चे का जो टी शर्ट या शर्ट पहनता है उसका साइज़ 26 से 28 आता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी डॉटर उसी साल की, उस हिसाब से मैक्सिमम बच्चों को आ जाएगा, जो बिल्कुल आपने सही बोला है। तो स्टैंडर्ड साइज वही मिलेगा। दुकान में मैं जाके बोलूंगा 5 से 6 साल के बच्चे की टी शर्ट दो, तो उधर 26 या 28 नंबर ही क्यों दिखाया? उसे पता है ये मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू है भैया, इस उम्र के बच्चों का यही साइज आता है। क्या बोलता है भैया, इस उम्र के बच्चों का तो यही आता है, आप इससे बड़ा मांगोगे तो वो तो भैया 7-8 ईयर का है, ऐसे छोटा मांगोगे तो भैया 3-4 ईयर का है। तो वहाँ मोड यूज़ होगा, वहाँ मीन यूज़ नहीं कर सकते आप। तो लिखा है देखो, जैसे सर्टेन सिचुएशन है, जैसे आपको कपड़े देखो आ गया ना, मॉडल साइज ऑफ गारमेंट्स हो गया, मॉडल साइज शूज़ का मंगवाना है, मॉडल वेजेस क्या होनी चाहिए। तो अपन ये तो बोलते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट क्या पे कर रहे हैं, वो लेंगे, एवरेज थोड़ी ले लेंगे अपन। जैसे मॉडल बैलेंस ऑफ डिपॉजिटर जो है बैंक में, ऑन एन एवरेज ज़्यादातर लोग बैंक में कितना एवरेज बैलेंस रखते हैं, इनके लिए मीन नहीं मोड यूज़ होता है। तो क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इन पर आते हैं। ये शूज़ गारमेंट्स के तो बहुत फेमस है, शूज़ का बहुत फेमस है, मतलब मुझको लगता है अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, ये भी है देखो, ये हमने पढ़ा था एक्सट्रीम वैल्यू से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्या होता है, मीन। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होता है, सबसे बड़ी या सबसे छोटी वैल्यू। मोड को कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है। मोड को एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है, वो है कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है। अगर 10 50 टाइम्स आ रहा है तो हमारा मोड 10 है, चाहे वहाँ पर सीरीज में 0 हो चाहे 100 हो, हमें उसको मतलब ही नहीं है। लेकिन मीन अफेक्टेड हो जाता है छोटी और बड़ी वैल्यू से, क्योंकि एवरेज को वो अफेक्ट करता है सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू। छोटी वाली अपनी तरफ खींचती है मीन को, बड़ी वाली अपनी तरफ खींचती है। इवन एज बता के भी तो आती हूँ मैं, तो हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, एज के हिसाब से भी बताते हैं अपन, तो एज के हिसाब से बताते हैं कि ये साइज आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो एक्सट्रीम वैल्यू से ध्यान रखना, मोड जो है वो अफेक्टेड नहीं होता। हमने पढ़ा था कौन अफेक्टेड होता है, अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ध्यान रखना। इट्स वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, इवनली ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में भी ध्यान रखना, आपको क्लास लिमिट एसरटेन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जैसे मान लो स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग में ओपन एंड दे दिया लेस देन 10, फिर बना दिया 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फिर बाद में एंड भी क्लोज कर दिया अबव 50। अब मान लो 20 से 30 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, हमारी कहानी वहीं खत्म। ये F1, उसके ऊपर वाला F0, उसके बाद वाला F2, और 20 हमारा जो 20 से 30 में 20 हो गया हमारा L1, I हो गया 10। अब जो खुले हैं ना सिरे, लेस देन 10 मोर देन 50, हमें मतलब ही नहीं है, हमें उनको कुछ ऑपरेशन ही नहीं करना। तो यहाँ पर मोड बहुत बढ़िया है, ध्यान रखना कि ओपन एंडेड वैल्यू है तो वो क्लास लिमिट को सर्टेन ही नहीं करते, उनका यूज़ ही नहीं है। कब तक, जब तक वो मॉडल फ्रीक्वेंसी में नहीं आते तब तक। लेकिन मीन में आप लोगों को याद है हमें मिड वैल्यू निकालना पड़ता है, तो हमें फिर हाइपोथेसिस लेना पड़ता है कि यार लेस देन 10 लिख रखा है तो 10 का क्लास इंटरवल बना लेते हैं। लेस मोर देन 50 लिखा है, मोर देन 50 तो कितना भी हो सकता है, पर 50 से 60 लेते हैं, तो वहाँ फिर मीन गड़बड़ करना स्टार्ट करता है ओपन एंडेड में। इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब क्वालिटेटिव फिनोमिना, फॉर एग्जाम्पल इन मार्केट रिसर्च टू डिटरमाइन द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो वहाँ पर ये चलेगा कि सबसे ज़्यादा लोग किसको पसंद कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी तो देखेंगे, हम एवरेज थोड़ी निकालेंगे। आज मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा लोग डिजिटल बोर्ड को पसंद कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड लो, तो वहाँ मीन नहीं निकलेगा एवरेज, वो तो ही देखेंगे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पर्सन कितना पसंद कर रहे हैं। तो मॉडल प्रेफरेंस ही यूज़ होती है। जैसे आपने बोला हम एज बता के कपड़ों का साइज़ लेते हैं, तो उन्हें पता है कि इस एज के लोगों का साइज़ यूजुअली क्या रहता है, वह मॉडल वैल्यू ही चलती है। तो यहाँ हर जगह पर मोड का यूज़ किया जाता है। मोड की एक बात ये भी है, हम इसको ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हैं, जो भी हमने देखा हिस्टोग्राम के थ्रू, जबकि मीन को हम ग्राफ के थ्रू कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। इट इंडिकेट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन केस ऑफ हाईली स्क्यूड और नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सही है, देखो हमने अभी बात की कि मोड का मतलब केवल यही नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जहाँ पर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है, ध्यान रखना चाहिए। हाईली स्क्यूड है, हाईली स्क्यूड का मतलब
आज कोई ग्राफ है किसी का, वो यूं है, तो मैं मुझसे कोई पूछेगा बताओ इसमें मोड कहाँ है, तो बोलूँगा मोड ये रहा जहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है। अभी ग्राफ में भी तो हमने देखा था कि जहाँ पर उसकी हाइट सबसे ज़्यादा क्रॉस होते हुए, मोस्ट स्क्यूड जहाँ से सबसे ज़्यादा ऊंचाई आएगी, सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा, ध्यान रखना, वो हमारी मॉडल वैल्यू होगी। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशंस की कि क्या कमियां हैं भैया मोड के अंदर, क्योंकि यूजुअली हम आइडियल तो मीन को ज़्यादा मानते हैं कंपैरेटिवली। तो इन केस ऑफ बाई मॉडल मल्टी मॉडल सीरीज देखो मोड अब का वहाँ सत्यानाश होता है कहाँ पर, जब जैसे अपने बीच में हमने देखा कि जब हमने 60 को डिवाइड किया तो 3 जगह 20 20 20 आ गया, और 20 सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अब 3 मॉडल फ्रीक्वेंसी आ गई है, तो फिर वो ग्रुपिंग टेबल यूज़ करो और उनमें से फिर डेंसिटी निकालो, तो वहाँ पर दिक्कत करता है। अगर एक सिंगल हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत कहाँ आने लगती है आपको पता, जब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहीं और आ रही है, डेंसिटी कहीं और आ रही है, जैसे हमने देखा वो 5 आ गया एंड में जाके, तो दो जगह पर फिर हाईएस्ट रिपीटेशन भी दो वैल्यू का बराबर आ रहा है, जैसे हमने जब एनालिसिस टेबल बनाई तो 5 आ गया एंड में जाके, तो वहाँ फिर वो इल हो जाता है, इल डिफाइंड हो जाता है मोड। फिर हम वो फालतू मेथड यूज़ करते हैं, मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिफरेंस निकाल लेंगे, एंड इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर। देखो हम मोड का फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट बहुत कम करते हैं, जैसे कोरिलेशन देख लो, अब यूज़ नहीं होता रिग्रेशन यूज़ नहीं होता, इंडेक्स यूज़ नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब मोड निकालते हैं तो हम सारी वैल्यू यूज़ ही नहीं करते, तो ये सारी वैल्यू को जब कैलकुलेशन में यूज़ ही नहीं करता है तो फिर उसकी ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है, ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है तो फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट गलत चीज़ पे तो किए ही नहीं जा सकते ना। क्लियर है? बोलो फटाफट, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या आप लोग को? एंड इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन आइटम जॉब, भी मैंने बोला है कि सारा आइटम पर बेस्ड नहीं होने के कारण से ही हम इसको अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी नहीं मानते, इसलिए फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट या फर्दर कैलकुलेशन में इसका यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड मेजर बिकॉज डिफरेंट फॉर्मूला गिव समवॉट डिफरेंट आंसर, और ये भी है देखो यहाँ पर के मोड जैसे बहुत रिजिडली डिफाइंड नहीं है जितना मीन है। कभी कभी अगर आप इसके डिफरेंट फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आंसर्स में डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल सकता है, यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है। जैसे हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी में उलझते हैं, कई बार ग्रुपिंग में उलझते हैं, कई बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हम समझते कुछ और है, और हो सकता है रिसर्चर ने और भी फॉर्मूलाज मोड को निकालने के लिए यूज़ किए हों और देखा उन्होंने आंसर अलग अलग आ रहे हैं, हो सकता है हम केवल एक सिंगल मेथड पे चल रहे हों, तो वो रिजिडली डिफाइंड नहीं होने से भी कई बार इसकी यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को नहीं मिलती है। और ये अफेक्टेड कहाँ होता है? जब क्लास इंटरवल का साइज़ बहुत बड़ा हो। सोचो क्लास इंटरवल है 0 से 50 का, अब ये 0 से 50 के बीच में 50 वैल्यू आ चुकी है, अब उस 50 वैल्यू में से कौन सा मोड होगा वो आइडेंटिफाई करना तो बहुत मुश्किल होगा, वहाँ ये अफेक्टेड हो जाता है। फिर अगर साइज छोटा हो, जैसे मान लो 0 से 5 है, 5 से 10 है, तो पता है 5 से 10 के बीच ही कहीं मोड है। अब 0 से 50 है तो 50 के बीच में आइडेंटिफाई करना, वो 25 होगा, 26 होगा, 36 37 42 45 10 15 क्या होगा, वो फिर आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है जब क्लास इंटरवल बड़ा हो। अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो ले ली, पर उस 0 से 50 के बीच में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है? अब वो तो मैंने मान लिया कि यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म का मतलब मान लो फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 का क्लास इंटरवल है, तो 1 1 मान लो हाइपोथेटिकली, पर ऐसा होगा नहीं। बट सर हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ मीन सटीक जाएगा या मोड या मीडियन? तो देखो जो क्वालिटेटिव डेटा है, ध्यान रखना, कौन से क्वालिटेटिव, वहां पर आपको मीडियन या मोड यूज करना है, ध्यान रखना। और जहां पर भी क्वांटिटेटिव डेटा आता है तो वहां पर हमें मीन यूज करना है। सटीक तो कहीं जाएगा ही नहीं, पर कहाँ यूज करेंगे उसकी बात कर रहे हैं कि जहां पर हम एवरेज निकाल सकते हैं मैथमेटिक। अब देखो कंज्यूमर का जैसे टेस्ट है तो उसका एवरेज नहीं निकल सकता, तो क्वालिटेटिव है, टेस्ट हाईएस्ट नंबर अपन रिपीटेशन देख सकते हैं तो मोड निकलेगा। तो ऐसी चीज़ जो क्वालिटेटिव हो, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो, वहाँ तो आप एवरेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर क्वालिटेटिव चीज़ों की बात आ जाती है मीडियन या मोड का यूज़ किया जाता है, बाकी एग्जैक्ट तो किसी से भी निकलेगा नहीं। ठीक है, जैसे शूज़ के साइज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि हम एवरेज निकाल के नहीं जा सकते, क्योंकि मीन के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि वो सारी वैल्यू को ऐड करके एवरेज निकालता है, लेकिन कभी कभी मीन वो भी निकल कर आता है जो पूरी सीरीज़ का ही पार्ट नहीं हो। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, लिमिटेशन हमने ये भी तो पढ़ा है कि मीन जो है, ध्यान रखना, वो वैल्यू भी आ सकती है जो सीरीज़ का पार्ट ही नहीं हो।
तो आप जूते का वो साइज भी एवरेज निकाल सकते हो जो किसी के भी नहीं आ रहा हो। तो उस केस में फिर हम मॉडल लेते हैं कि भाई आइडियली फिर मोड अच्छा है, हालांकि मोड से भी कौन से सबके आ जाएंगे, 50 में से 30 बच्चे जिनका आ जाएगा परफेक्ट साइज, 20 तो फिर भी बोलेंगे थोड़ा सा लूज आ रहा है, टाइट आ रहा है, बोलेंगे मैनेज करो, क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं कि एग्जैक्ट परफेक्ट तो नहीं है, सूटेबिलिटी है। बाकी देखो मैं कल कंपैरेटिव एनालिसिस कराऊंगा, तब आपकी क्वेरी ज़्यादा सॉल्व होगी। मैंने क्या बोला, मेरे क्लास टॉपिक बच गया था, कंपैरेटिव एनालिसिस बिटवीन मीन मीडियन मोड। तो वहाँ पर मैं आपको यही एक्सप्लेन करूंगा मीन किस कंडीशन में बेटर है, मीडियन और मोड किस कंडीशन में बेटर है। अब मैंने क्या बोला, स्लाइड में वो जो अटैच होकर आया नहीं तो मैं उसके बाद यही लेता और आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलते कि कहाँ पर हमें मीडियन यूज़ करना है, का मीन यूज़ करना है, का मोड, किस केस में कौन सा अच्छा है, वो रिलेवेंट अपन को वहाँ पर पता चल जाता। तो देखो यूजफुलनेस ऑफ मोड की अगर बात की जाए तो मोड कहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, जहाँ पर हाईली स्क्यूड या नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है आपको पता है, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो राइट और लेफ्ट में। और जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फ्रीक्वेंसी का राइट में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेफ्ट में बराबर होता है। जैसे 50% फ्रीक्वेंसी राइट में, 50% फ्रीक्वेंसी लेफ्ट में, तो हमारा सेंटर वैल्यू जो यहाँ पर मोड है। और कर्व भी देखो कैसे बन रहा है, बेल शेप्ड। कैसा बन रहा है, बेल शेप। जब कर्व कैसा हो, घंटी जैसा हो, ध्यान रखना, हम क्या बोलते हैं, घंटी नुमा। अब बोले घंटी नुमा कैसा, अब देखो ये मंदिर है तो घंटा ऐसा होता है ना, टन, ऐसा होता है घंटे का साइज, टन अपन बजाते हैं ऐसे। बैल शेप का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी खैर अपन यहाँ पढ़ते हैं। देखो ये जैसे एक बैल टाइप है, घंटी जैसा बना है, बस यहाँ एक सर्कल होता है, मंदिर जाते हैं तो अपन ऐसे बजाते हैं, है ना, बैल शेप। हाईली स्क्यूड, देखो सबसे ज़्यादा स्क्यूड ये है, तो ये स्क्यूड है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं वैसे हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो क्या बोलते हैं, सममिति है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, क्योंकि जितना राइट डायरेक्शन में है ना फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन, देखो उतना ही लेफ्ट डायरेक्शन में दिख रहा है। लेफ्ट और राइट में डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, जैसे मान लो 10, 8, चलो इंक्रीजिंग में चलाते तो 2, 4, 6, 8, 10 हाईएस्ट हुआ, फिर 8, 6, 4, 2, तो इंक्रीज हुआ 10 पे हाईएस्ट, फिर डिक्रीज हुआ। तो यहाँ देखो राइट और लेफ्ट में फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। कर्व कैसे बनेगा, बैल शेप कर्व में आपको मेन चीज़ ध्यान के रखनी है कि मीन, मीडियन और मोड तीनों एक दूसरे के इक्वल होता है। ये सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में दे देगा वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लिख के देगा कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन जो है 200 है, मोड जो है वो 200 है। बताओ मीडियन क्या होगा। अब बच्चा बोलेगा अरे यार सर ने फॉर्मूला बताया था ना, क्या फॉर्मूला बताया था, सर ने बोला था मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो उसने मोड मुझको दे दिया है भैया 203, मीडियन मुझे निकालना है, माइनस 2 इंटू 200, तो ये हो गया मेरे पास 200 इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 400, 400 को इधर लेकर आ गया 600, और मीडियन फिर वो पुट कर, अरे भाई इतनी करने की जरूरत क्या है, जब वो कह रहा है ना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन, मीडियन, मोड सब एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर। 200, 200, 200। तो क्वेश्चन पढ़ना आप लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, फैशन के लिए यूज करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जहां पर फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, मीन, मीडियन, मोड को सेम मानना है। अब ये देखो ये एसिमेट्रिकल है, स्क्यूड है, ध्यान रखना। स्क्यूड में अब क्या है, देखो अगर राइट डायरेक्शन में स्क्यूड है तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे, और लेफ्ट डायरेक्शन में स्क्यूड है, ध्यान रखना, तो उसको नेगेटिव स्क्यूड बोलते हैं अपन। पॉजिटिव स्क्यूड में ध्यान क्या रखना है कि सबसे हाईएस्ट ध्यान रखना क्या होगा आपका मीन, उससे कम ध्यान रखना कौन होगा आपका, ठीक है ना। सबसे देखो ये सबसे ज्यादा स्क्यूड है तो यहाँ पर आपका क्या निकलेगा, मोड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या रहेगा, मीन। तो हाईएस्ट हो सकता है इसका जो एवरेज है, ध्यान रखना, वो यहाँ पर निकल कर आ रहा हो जो हाईएस्ट हो, या यहाँ पर निकल कर आ रहा हो, तो हो सकता है ये मोड हो, ये मीडियन हो, ये मीन हो। पर खास बात ध्यान क्या रखनी है कि मीन सबसे ज़्यादा होगा, मीडियन सबसे छोटा मोड रहेगा, ध्यान रखना। सबसे बड़ा मीन, उससे छोटा मोड, और उससे छोटा, सबसे बड़ा मीन, उसके बाद मीडियन, उसके बाद मोड, तो सबसे छोटा मोड होगा। और अगर नेगेटिवली स्क्यूड होता है, ध्यान रखना, तो फिर ऐसे चलता है कि उस पर फिर मीन सबसे छोटा होता है, उसके बाद मीडियन, और सबसे बड़ा मोड होता है। अब ये दोनों एसिमेट्रिकल है, ध्यान रखना। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला चलेगा मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। फिर आप ये फॉर्मूला यूज़ करो। फिर वो हमें क्वेश्चन देता है कि भैया मीडियन जो है मान लो वो 100 है, मीन जो है 50 है, और फिर वो बोलता है कि आप मोड कैलकुलेट करो, ये फॉर्मूला लगाओ, सीधा सॉल्व करो, और पूछ ले भैया कि नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, फॉर एग्जांपल नेगेटिवली स्क्यूड है, तो कौन ज़्यादा होगा, तो मोड हाईएस्ट होगा, फिर मीडियन और मीन सबसे छोटा,
और बोले पॉजिटिवली स्क्यूड है तो क्या स्थिति है, मीन सबसे बड़ा मोड सबसे छोटा। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। बोलो क्या आपको बात यहाँ तक समझ में आ रही है? फटाफट एक बार मैसेज करके बताइए मुझको। क्लियर है यहाँ तक आप लोग को? इंपॉर्टेंट बातें एग्जाम में आती है भाई ये। और कभी ऐसा हो एल से पॉजिटिवली स्क्यूड हो, जैसे आपको एल शेप दिख रहा है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है, मोड जो होगा वो मीन से बड़ा होगा, और मीडियन है ध्यान रखना वो भी आपका मीन से बड़ा होगा। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एल शेप अगर आता है तो मीन जो है ध्यान रखना उससे ग्रेटर देन मोड भी होगा ध्यान रखना, और उससे ग्रेटर देन मीडियन भी होगा। और जे शेप्ड आता है देखो, जैसे ये नेगेटिवली स्क्यूड है ध्यान रखना, तो इस केस में मीन फिर दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, फिर इस केस में जो मीन है वो मोड से भी बड़ा होगा, मीन जो है ध्यान रखना वो मीडियन से भी बड़ा होगा। तो ये दोनों बातें हमें ध्यान रखनी है कि एल शेप में क्या स्थिति है और जे शेप स्क्यूड में क्या रहेगा। एक्चुअली जो सबसे स्क्यूड होता है ना, जो सबसे हाईएस्ट अगर फ्रीक्वेंसी अपन लेते हैं, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला तो मोड होता है ना। मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो। तो जैसे यहाँ पर है, अगर अपन इस कर्व में आते हैं तो मैंने यहाँ पर मोड क्यों लिखा, क्योंकि मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, इसलिए मैंने मोड लिया। फिर मीडियन और फिर मैंने मीन आगे क्यों लिखा है, मीन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो मोस्ट स्क्यूड है जब वहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, जहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मोड होगा ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ है तो मोड तो वही रहेगा, यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर हाईएस्ट पर यहाँ मीडियन ज़्यादा आता है, फिर मीन ज़्यादा आता है, और यहाँ पर मीन सबसे छोटा होगा और उसके बाद मीडियन उससे बड़ा और सबसे बड़ा मोड होगा। बोलो बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है? मैंने मोड क्यों लिया, क्योंकि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होंगी ना सबसे मोस्ट स्क्यूड वही तो होगा हमारा मोड। अब ये मॉडरेटली स्क्यूड या एसिमेट्रिक में ऐसा भी है देखो क्या कि मॉडरेटली स्क्यूड है, बहुत ज़्यादा स्क्यूड नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव एल या जे नहीं, मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, जिसको अपन बोल सकते हैं कि एवरेज स्क्यूनेस अगर मिलती है तो इसमें हमारा वही फॉर्मूला लगता है, कहानी तो कितनी हो पर फॉर्मूला वही लगना है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, पीछे भी वही लगना है। खैर लेकिन यहाँ थोड़ा ग्राफिकली एक चीज़ समझाइए कि जैसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर आपका मोड आ गया, फिर मीडियन और फिर मीन है, तो ये कह रहा है देखो अगर आप मीन और मीडियन के बीच का अगर गैप लेते हो और मीन और मोड का गैप लेते हो तो ये आपको लगेगा कि ये गैप इसका 1/3 है, कि ये इनका गैप अगर मान लो 90 है तो ये गैप 30 है, 1/3 ही हुआ ध्यान रखना है इसका गैप। तो इस केस में ध्यान रखना जो एरिया अपन डिवाइड करते हैं पीक के साथ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम निकालने की कोशिश करते हैं अगर, तो कार्ल पियर्सन ने फिर ये फॉर्मूला दिया था कि डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन इज अबाउट 1/3 द डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड मोड। तो कार्ल पियर्सन ने बोला कि फिर मोड की ये रिलेशन मिलेगी 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और फिर इसी से कैलकुलेट कर लो तो मीडियन हो जाएगा आपका मोड प्लस 2 मीन, वो तो खैर अब फिर इससे मीन निकाल लो तो हो जाएगा, फॉर्मूला तो एक ही है ले देकर। मीन निकालना चाहते हो तो इसको इधर लाओगे, इसको इधर लाओगे तो 3 मीडियन माइनस मोड हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, वो तो एक फॉर्मूला है जिससे यूज़ कर लो क्या। फिर वो आपको न्यूमेरिकल देता है, मीन इतना है, मीडियन इतना है, मोड निकालो, फॉर्मूला यूज़ करो। कोई दो वैल्यू देता है, मीन इतना है, मीडियन इतना दे, मीन निकालना, मीडियन दे रखा, मोड दे रखा, फॉर्मूला यूज़ करो, फॉर्मूला यूज़ करो। तो ये था हमारा मोड भाई। हाँ हल्का फुल्का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से दूर है, तो जहाँ पर वही बात है, खैर चाहे पॉजिटिव स्क्यूनेस और नेगेटिव स्क्यूनेस है तो स्क्यूड, और जहाँ स्क्यूनेस आता है वहाँ फिर देखो अगर न्यूमेरिकल आता है तो इतना वो लिख के नहीं देगा मॉडरेटली या अनमॉडरेटली, और वैसे भी जैसे वो मुझको देगा मीन इतना है, मीडियन अलग, दोनों अलग मिलते ही मैं समझ जाऊँगा भैया फॉर्मूला यही टिकाना है, और वैल्यू सेम नहीं आना है प्रूफ भी करता है कि स्क्यूनेस है, क्योंकि मीन 20 दे दे मेरे को, मोड भी 20 दे दे मेरे को, तो फिर मेरा दिमाग खटकेगा कि भैया ये बराबर आ रहे हैं, तो फिर इनका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना तय है, फॉर्मूला निकालूंगा तो मेरा मोड भी फिर 20 निकल कर आएगा, और दो वैल्यू अलग आएगी तो फिर वो इक्वल है ही नहीं, तो इसका मतलब वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ले दे के फॉर्मूला लगेगा। तो ये था मोड, और अब हमारा थोड़ा सा मैंने बोला कंपैरेटिव रह गया तो देख लेंगे, खैर थोड़ा सा ही था लेकिन वो अवेलेबल नहीं था मेरे पास, मैथ टेस्ट मैंने लिया नहीं। तो खैर बोलो आपको यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी है क्या? ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लाइव क्लास में आते रहिए, सीखते
देखते रहिए और इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते रहिए, खास तौर से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ध्यान में रखना, प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन अच्छे खासा आता है, ठीक है। थैंक यू।